अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी 10। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कमल। शो का आगाज़ करेंगे, वीकेंड का भी आगाज़ हो गया है। छुट्टी का दिन जब आता है तो मैं बार बार कहती हूं कि अपनों के साथ अच्छा वक्त गुजारें और किसी ना किसी हेल्दी एक्टिविटी में मुब्तला हूँ। फिज़िकल एक्टिविटी साथ साथ ज़रूर करना ज़रूरी है और एक ब्रेक लेना ज़रूरी है ताकि आप चार्जअप हो जाएँ, आप जो है वो अपनी एनर्जी को रिज्यूम कर लें, पूरे हफ्ते की थकावट को दूर करें। अच्छी स्लीप लेना ज़रूरी है, अच्छा खाना खाना ज़रूरी है। और अभी जैसे हीट स्ट्रोक है तो ज़रूरत के अलावा घरों से बाहर ना निकलें। अगर जाना भी हो तो शाम के औकात में जाएं जब गर्मी ख़त्म हो जाए और जो है वो धूप की शिद्दत में कमी आए। तो इन सब तमाम चीज़ों को ज़रूर मद्देनज़र रखें और अपना वीकेंड साथ साथ इंजॉय करें। और हम भी आज के शो का आगाज़ करेंगे इसी बात के साथ और आज की जो स्टोरी है उस पर भी नज़र डालते हैं। तो सर आप सुनते हैं कि एक दफ़ा का जिक्र है कि अकबर और पीर शिकार जो है ना वो शिकार पर जा रहे होते हैं और तलोर को चेक करते, तलवार को जो है ना वो चेक कर, मुझे शिकार का सुनते याद आ गया तलोर का शिकार। भाई पहले वो तलवार को चेक करते करते अकबर का जो ना सुनवाओ यार कहानी, अकबर का अंगूठा कट जाता है। आज तो वो भी नहीं है चुपकली, अंगूठा का कट जाता है। वो परेशान हो जाता है, चीखने चिल्लाने लग जाता है और कहता है कि सिपाहियों जल्दी जाओ, डॉक्टर को बुला के लाओ। तो बीरबल जो है वो आता है, हंसता हुआ कहता है कि बादशाह सलामत रिलैक्स हो जाएं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बादशाह को गुस्सा आ जाता है। अकबर कहता है कि बीरबल तो पागल हो गया है, मुझे तो जो है ना समझता था कि बहुत समझदार है, लेकिन तो पागलों जैसी बातें कर रही है, कैसी बातें कर रहा है। डॉक्टर को छोड़ो, पहले इसको लेके जाओ और उल्टा लटका दो पूरी रात के लिए और उसको कोड़े मारते रहना, सुबह होते ही उसको फांसी दे देना। सिपाही बीरबल को ले जाते हैं और उधर से अकबर जो है वो अकेला शिकार पर चला जाता है। उसको कुछ डाकू पकड़ कर ले जाते हैं, उल्टा टांग देते हैं। अकबर के गिर्द डाकू डांस करने लगते हैं। इतने में एक डाकू की नज़र पड़ती है और उसके अंगूठे की तरफ, और वो बोलता है अरे यार ये तो जो है ना मतलब ये ज़ख्मी है और इसको तो हम बल्ली पे नहीं चढ़ा सकते, छोड़ दो इसको। इसको लगता है कि जी बीरबल को तो फांसी हो गई और वो चीख चिल्ला रहा होगा, तो बीरबल को फांसी लगने वाली होती है कि रस्सी की जो है ना क्या होता है लग चुकी होती है। लेकिन अकबर जाकर बीरबल के पैर पकड़ लेता है। बीरबल मुझे माफ़ कर दो, तुम ठीक कहते थे, जो होता है अच्छे के लिए होता है। देखो तुम्हारी वजह से आज मैं ज़िंदा हूँ, मुझे देखो कितना घटिया इंसान हूँ मैं कि मैंने तुम्हारा क्या हाल किया। और बीरबल जो है वो टूटी फूटी हालत में जो है ना वो कहता है कि नहीं बादशाह सलामत, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, यही जवाब देता है। अकबर फिर एकदम चौंक जाता है, वो बोलता है कि बीरबल तो क्या पागल है, क्या बोल रहा है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसमें क्या अच्छा होता है। वो कहता है कि बादशाह सलामत, इसमें अच्छा ये है कि अगर मैं आपके साथ होता तो वह आपके बजाय मुझे बल्ली चढ़ा देते और आप मुझे यहाँ पर छोड़ गए। अल्लाह पाक ने मेरी भी जान बचा ली और आपकी भी जान बचा ली। तो इसलिए हमेशा जो है ना वो पॉजिटिव सोचना चाहिए कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। आज की छोटी सी कहानी से हमने ये सीखा, बड़ी मुश्किल से मैंने कहानी आप लोगों तक पहुँचाई और सुनाई है, लेकिन कहानी का मकसद अच्छा है और मकसद सिर्फ यही है कि जब हम अल्लाह तवक्कल करते हैं, अल्लाह ताला पर अपने फ़ैसले छोड़ देते हैं और अल्लाह ताला पर अपने मामलात छोड़ देते हैं, तो हमारी जो ज़िंदगी है उनमें जो कुछ हो रहा होता है वो अल्लाह ताला उसको खुद ही स्ट्रीमलाइन कर देते हैं और बहुत बेहतर कर देते हैं। बात यह है कि हम नज़र उस तरह से रखें, चीज़ों को परसीव उस तरह से करें और देखें और सब हुआ उसके पीछे क्या हमारा फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, तो हम बहुत सारी चीज़ों को खुद ही समझ जाएंगे कि देखें हमें अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी मुसीबत से, कितनी बड़ी आफत से, कितनी बड़ी परेशानी से बचा लिया। तो हम समझ रहे होते हैं कुछ और अल्लाह ताला ने हिकमत रखी होती है कुछ और। इसी बात के साथ शो का आगाज़ करेंगे। मेरे साथ जो है ना वो फ़हीम सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़हीम भाई, वेलकम टू द शो। और अशरफ खान साहब भी आ गए आज। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं अशरफ भाई? ऑल गुड। कैसी लगी आपको कहानी? देखें आज जो आपने कहानी सुनाई है उस कहानी के मुताबिक तो सब इसमें सारी कहानियाँ जमा हो रही हैं। सब कुछ अच्छे के लिए होता है, तो यकीनन अगर मेरा गला ख़राब है तो वो भी अच्छे के लिए मुझे होगा। ऐसा लगा कि एक्टिंग कर रहे हैं। नहीं, मेरा गला वाकई ख़राब है और वाकई ये भी कुछ अच्छे के लिए लेकिन गले ख़राब में ये वाली आवाज़ बड़ी अच्छी लगती है, जो भारी जाती है थोड़ी बेस आ जाती है। जी बिल्कुल, लेकिन बाज़ लोगों का दिल ये भी चाहता है कि इस गले को दबाई दिया जाए। वो हैं बहुत सारे ना, तो अब वो बाहर भी हैं अंदर भी है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो जो बाहर हैं वो बाहर इंतज़ार करें मेरे बाहर आने का। अभी तो कहानी जो है वो वाकई आपके कल जो आप इतना चीखे हैं ना यहाँ पे न्यूज़ रूम में, इसलिए आपका गला ख़राब हुआ है। मेरा गला कोई 3-4 दिन से ख़राब कोई नहीं, सही था बिल्कुल, हम भी रोज़ आपसे मिल रहे हैं। अच्छा चले ठीक है। मैं कल बहुत चीखा था तो उसकी वजह से मेरा गला आज बहुत ख़राब है, लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है। जो मैं चीखा था उसकी वजह से कुछ काम अच्छा हो गया था। चलिए अच्छी बात है, ज़बरदस्त। जो होता है नहीं, ये न्यूज़ रूम का जो है ना वो बहुत ज़्यादा कुछ होता है ना कि ज़रूरी चीज़ें होती हैं आपको, और ये न्यूज़ रूम का माहौल होता है कि जिसमें कभी गर्मा गर्मी भी होती है
और जो है वो काम करने के लिए हम सब बहुत एक स्ट्रेस इन्वायरमेंट में भी कभी काम कर रहे होते हैं और कभी बहुत ही रिलैक्स भी होते हैं, तो ये हमेशा हमारे काम का हिस्सा है। तो सब लड़ झगड़ भी रहे होते हैं और हंस बोल भी रहे होते हैं। आपने हमें भी देखा है कि हम ऑन स्क्रीन भी बहुत सारी शरारतें करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, क्योंकि आप भी हमारी इस फैमिली का हिस्सा हैं। तो अशरफ खान साहब, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। कहानी से क्या सीखा आपने? वैसे आप करते हैं रिलाय इस तरह से कि यार चलो जो हुआ अच्छा हो? नहीं, जो चीज़ वैसे भी जो हम देखते हैं कि जो चीज़ भी होती है कोई ना कोई उसका मकसद ही होता है, कोई अच्छे के लिए हो रही होती है। तो एक मैसेज है जो आप दे रही हैं, जो हम लोग रोज़ कहानियाँ जो हमारे मॉर्निंग शो से जा रही है, तो वो पुराना सिलसिला जो दादी नानी जो सुनाती थी, वो अब हमारी दादी नानी आप बन गई हैं, कहानियाँ सुना रही हैं। शुक्रिया मेरे छोटे मुन्ने। अच्छा जी, तो आज की जो टॉप स्टोरीज हैं उस पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले जी, लोड शेडिंग का एक दिन तो यकीनन बेकाबू है, लेकिन उससे परेशान कराची वालों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। वो ये कि जो सीनियर सूबाई वज़ीर हैं नासिर शाह साहब, उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है और उन्होंने कहा है कि फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान में सनतकारों से खिताब करते हुए कि करंट बिल जो करेगा वहाँ लोड शेडिंग नहीं होगी। 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले इलाकों को लोड शेडिंग से मुस्तस्ना कर दिया जाएगा और नासिर शाह ने ये उम्मीद जाहिर की है कि सोलर पर भी टैक्स नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर्स के लिए हेस्को और सेप्को को भी रकम दी, मगर अभी तक स्मार्ट मीटर्स नहीं लगे हैं, जिसकी वजह से सिंध हुकूमत ने स्मार्ट मीटर्स की रकम रोक दी है। उन्होंने कहा है कि सिंध जो है वो सस्ती बिजली नेशनल ग्रिड में दे रहा है और इस हवाले से जो उन्होंने कहा कि अब जो भी शख्स 200 यूनिट इस्तेमाल करेगा और करंट बिल की अदायगी करेगा वहाँ जो है वो लोड शेडिंग ख़त्म कर दी जाएगी। सोलर के हवाले से बात की तो एक ख़बर ये भी है, हमने देखा कि FECCI ने नेट मीटरिंग को ख़त्म करने की मुखालफत की और उन्होंने कहा है कि उनके सदर हैं FECCI के सीनियर नायब सदर साकिब फयाज साहब, उनका कहना है कि सोलर से सस्ती बिजली बनाने पर मसला बनाया जा रहा है। पहले ही कारोबार तबाही के दहाने पर खड़े हैं, ऐसे में अवाम और मुल्क और जो सरमायाकार हैं उनको अगर बिजली की कीमत में इजाफा कर दिया जाएगा तो वो इस इजाफे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि सोलर एक मुतबादिल है जिस पर आप अगर उनके ऊपर भी टैक्सेस और नेट मीटरिंग को ख़त्म कर देंगे तो फिर वो भी हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान में सस्ती बिजली क्यों बना रहे हो, इस हवाले से भी लोगों के लिए मसला बनाया जा रहा है, तो इस पर भी आवाज़ उठाइए। उसके अलावा जहां हम लोड शेडिंग का जिक्र करते हैं तो लोड शेडिंग से परेशान है अवाम बहुत ज़्यादा और बिजली की बढ़ती हुई लोड शेडिंग के खिलाफ कराची में कल हमने देखा कि एहतजाज किया गया, परसों भी एहतजाज किया गया था, मुस्तकिल एहतजाज हो रहे हैं लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। तो ये सारे मामलात हम बिजली के हवाले से डिस्कस करेंगे। इसके अलावा फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान में सनतकारों से खिताब में नासिर शाह साहब ने कहा है कि सिंध को तरक्याती बजट में 4 से 5% भी नहीं मिल रहा है, दीगर सूबों में 50% तक बजट दिया जाए और कराची को ऐलानात के सिवा कुछ नहीं मिल रहा। कराची हमारा दिल है, पीपल्स पार्टी कराची के लिए काम करना चाहती है और करती है और पीपल्स पार्टी जो है वो बयानात का काम नहीं करती, नासिर शाह साहब का कुछ इस तरह का कहना है। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक मिशन के जो वफ़द का है उसने क्लिक प्रोजेक्ट के हमरा मुख्तलिफ साइट्स का भी दौरा किया जो कि मनसूबे चल रहे हैं डेवलपमेंट के और कराची के अंदर सिंध भर के अंदर। वफ़द ने क्लिक लोकल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट टीम के हमरा मुख्तलिफ टाउन में मौजूद तामीरशुदा जो साइट्स हैं और जो मनसूबाजात हैं उनका दौरा किया है। कोरंगी में ईदगाह ग्राउंड और चनीसर टाउन में हनीफ शहीद पार्क का भी दौरा किया। इलाके की आवाम के लिए मुकम्मल तरक्याती कामों और दीगर सहूलियात के हवाले से सब ब्रीफिंग भी दी गई है। इसके अलावा मेयर कराची ने मुर्तज़ा वहाब साहब ने स्पेन के सफ़ीर को जो है उन्होंने फेयर हॉल का दौरा किया दोनों ने। इसके अलावा सादिक़ैन गैलरी और फेयर हॉल से मुतालिक तारीख़ी मालूमात से भी स्पेन के सफ़ीर को आगाह किया गया। तो ये भी एक दौरा हुआ है और हुकूमत ने कहा है कि इन इमारात को हमारी कौमी विरसा है हमारे, और कराची में मुस्लिम, क्रिश्चियन, हिंदू, पारसी और सिखों की बड़ी तादाद है जो आबाद है और कराची एक ऐसा शहर है जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान का बड़ा शहर है बल्कि तारीख़ी विरसा भी यहाँ पर मौजूद है और तमाम चीज़ों को समोए हुए है। इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे और सबसे पहले लोड शेडिंग के हवाले से एक तरफ तो एहतजाज हो रहे हैं फ़हीम भाई बेइंतहा, और दूसरी तरफ ये खबर आई है कि जी अब जो भी 200 यूनिट तक का बिल है और करंट बिल अदा कर देगा तो अब ये कहा गया है कि वहाँ पे बिजली की लोड शेडिंग नहीं होगी। आपको लगता है ये प्रैक्टिकल है, हो जाएगा? देखें ये इतना आसान नहीं है। एक तो कि इलेक्ट्रिक जो है कभी आप कहते हैं कि 200 यूनिट तक जिसका बिल होगा उसको जो है वो 200 यूनिट जब जिसके होंगे उसके ऊपर जो आसानियाँ होंगी उसके लिए, लेकिन एक तरफ आप ये कहते हैं दूसरी तरफ आप कहते हैं कि जी कैलेक्ट्रिक तो हमारे अंडर में ही नहीं है, कैलेक्ट्रिक तो वफाक का इदारा है, हम क्या कर सकते हैं। कभी आप कहते हैं कि जनाब आप जो हैं वो अपने सोलर सिस्टम्स लगाकर शमसी तवानाई से बिजली पैदा करके और 300 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों को जो है मुफ्त बिजली देंगे। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के ऐलानात जो हैं वो आवाम के लिए आते रहते हैं। असल में मसला ये है कि हमारी याददाश्त अच्छी नहीं है, हम भूल जाते हैं बहुत से बयानात।
मुझे मैं आपके दिमाग तक पहुंच गई हूँ। जी, मुझे फरवरी से पहले जो है, जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, उनके कुछ बयानात बिजली के हवाले से याद हैं। उसके बाद जो कुछ इलेक्शन कैंपेन में कहा गया वो भी मुझे याद है, और अब जो नासिर शाह साहब कह रहे हैं उसमें और जब में फ़र्क है। देखिए, असल मसला क्या है? असल मसला ये है कि यूटिलिटी जो भी हैं उनको फराहम करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी होता है। अगर हुकूमत चाहे वो वफाक की हो चाहे वो सूबे की है, अगर वो इसमें नाकाम है तो आप ये अपनी नाकामी पर पर्दा आप ये कहकर नहीं डाल सकते कि जी वफाक का इदारा है, और दूसरी तरफ आप ऐलानात पे ऐलानात भी करते चले जाएं। इस वक्त कराची में जो PDA में जो मुल्क का एक बहुत अहम इदारा है, और NDA में जो मुल्क का सबसे बड़ा इदारा है, उसने PDA में को कुछ हिदायत दी थी। उसमें ये कहा था कि जनाब आपने 22 मई से लेकर 27 मई तक इस बात को यकीनी बनाना है कि तमाम इदारे अलर्ट रहें, उनको गाइडलाइन जारी कर दें। जो गाइडलाइन केलेक्टिक को जारी की गई थी, जो मुल्क के सबसे बड़े इदारे नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो ये कायम इसलिए की गई है कि मुल्क में अगर कोई डिज़ास्टर आ जाए तो उसे कैसे मैनेज करना है, वो अथॉरिटी जो है वो ये कह रही है केलेक्टिक को कि आपने इन दिनों में ख़ास तौर पे आपने लोड शेडिंग नहीं करनी है, बिला तात्तुल बिजली फराहम करनी है। लेकिन क्या इस पर अमल हुआ? नहीं। हमारे यहाँ सुना ही नहीं जाता। हमारे यहाँ किसी की कोई अपनी जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं करता। अब अगर कलेक्ट्रेट ने नहीं सुना था तो कहीं आपने ये खबर सुनी कि PDA में या NDA में ने जो है कोई कलेक्ट्रेट के खिलाफ कोई कार्रवाई के लिए किसी को खत लिख दिया हो? नहीं। और ये बात, लोग परेशान हैं। आप एहतिजाज पे एहतिजाज देख लीजिए शहर में हो रहे हैं। शहर की का कोई एक भी इलाका शायद ऐसा ना हो जहाँ ये कहा जा सकता हो कि जनाब यहाँ पे कलेक्ट्रेट लोड शेडिंग नहीं कर रहा। कहीं एलानिया लोड शेडिंग है और कहीं गैर एलानिया लोड शेडिंग, लेकिन लोड शेडिंग है और कलेक्ट्रेट जो है वो अपनी बातें कर रहा होता है। फिर दूसरी खबर जो शायद आपसे मिस हो गई उनका, वो ये है कि नेपरा को मजीद कलेक्ट्रेट ने फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त भी दी हुई है। उसको वजाहतें भी उसकी बहुत ही अल्फाज के गोरख धंधे में करने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब इसका असर आम आदमी के बिल पे नहीं पड़ेगा। आप इजाफा मांग रहे हो नेपरा से, नेपरा इजाफा कर देगा तो मेरे बिल पे असर कैसे नहीं पड़ेगा? तो बहुत ही अजीब सी सिचुएशन है। मैं ये समझता हूँ कि सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत दोनों एक तरह से मुझे जो है इस वक्त नाकाम नज़र आ रही हैं। गुड गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही है, और इसमें जो है आम आदमी मज़ीद पिसता चला जा रहा है। IMF के मुआहदे भी बाकी हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, इन तमाम चीज़ों को भी हम मज़ीद भी बात करेंगे। अभी IMF का आपने जिक्र कर दिया, FACCI के सदर का भी जो है ना वो एक बयान सामने आया है, उस हवाले से भी बात करेंगे। अशरफ भाई इस पर कॉमेंट करेंगे, लेकिन आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। लोड शेडिंग का जिन बेकाबू है, लोड शेडिंग को मसाइल हल करने के लिए बातें तो बहुत हो रही हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड क्या हो सकता है अशरफ खान साहब? मुझे ऐसा लगता है कि एक तो आवाम का रोल, और फिर ये जो बिज़नेस कम्युनिटी बातें तो करती है, बयानात दे देते हैं, लेकिन इनके कहने से भी कुछ इम्पैक्ट हमें नज़र नहीं आता। तो प्रैक्टिकली क्या करना होगा अशरफ भाई? भाई देखिए, प्रैक्टिकली देखा जाए तो सबसे पहली चीज़ देखें, हुकूमत सस्ती बिजली फराहम नहीं कर पा रही है तो उसकी नाकामी है। और आवाम या सनतकार या ताजर अगर कोई अपनी कॉस्ट कम करने के लिए सोलर लगा रहा है, सोलर से पूरी दुनिया देखिए, समझने की बात ये कि इस वक्त सस्ती बिजली किससे बना सकते हैं? एक विंड है, एक सोलर है। विंड के लिए आपको कॉरिडोर चाहिए होता है, जैसे पिपरी के पास इधर है, और सोलर के लिए आपको आप अपनी छत पे कहीं पे भी जगह हो या ज़मीन हो वहाँ पे लगा लें। अब मसला ये है कि अब जो कॉस्ट है ना, आप ये समझने की है कि जो सोलर की कॉस्ट आ रही है, यानी अगर आप बिजली बना के बेचती हैं नेशनल ग्रिड में तो 22 रुपये का एक यूनिट मिल रहा है, और वही यूनिट आपको कितने का वापस दे रहे हैं? यानी 300 यूनिट से ऊपर इस्तेमाल करेंगे तो 50 रुपये का यूनिट है। तो आप बताएं ना कि अब एक चीज़ है आपको 22 रुपये में मिल सकती है, तो आप उसका फ़ायदा दें। हमारी जो बास्केट है, यानी कि जो टोटल बिजली आ रही है मतलब कि मुख्तलिफ ज़राए से, तो उसके अंदर जा रही है। तो अगर हम देखें, सिंध सबसे ज़्यादा गैस देता है, उसका हिस्सा नहीं मिलता है। सिंध सबसे सस्ती बिजली दे रहा है, थर कोल से जो कोयले से बिजली बन रही है, और अपना हिस्सा बड़ी मकदार में डाल रहा है। और भी एक्सपेक्टेड है कि हम मतलब 2800 मेगावाट बना रहे हैं मुकामी कोयले से, बाकी तो छोड़ दें इम्पोर्टेड से। मुकामी कोयले से 2800 मेगावाट, उसको हम जा रहे हैं 4000 मेगावाट पे लेके। और ये हमारा मुकामी कोयला है जो सिंध का थर का कोयला है, तो उसमें इसका हिस्सा होता है। यानी कि जो सूबा है वहाँ से अगर गैस निकल रही है, जैसे बिजली बन रही है सस्ती, उसको उसका हिस्सा मिलना चाहिए। सिंध हुकूमत ये वफाक को बोलती रहती है। अगर हम देखें सिंध से जो गैस मिल रही है कहाँ जा रही है? पंजाब। सिंध में देखें गैस का कितना बड़ा मसला है, और जो सिंध को जो है ये देती है किसको? सिंध और बलूचिस्तान। और हम यहाँ से पूरे मुल्क को भी चला रहे हैं। मुल्क की इंडस्ट्री की बात करें तो कराची में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियाँ हैं, मतलब 24,000 सनतें पूरे मुल्क में। आप दिखा दें किसी शहर में हो, एक शहर है 7 इंडस्ट्री जोन है और 24,000 छोटी बड़ी सनतें हैं। तो क्या वजह है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद हम वो प्रेशर बिल्ड नहीं कर पा रहे, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हों
चाहे वो अवाम हो, चाहे वो सिंध वाले हों, कुछ भी हो, मेरा देखिए सवाल तो बुनियादी तौर पे यही है प्रेशर तो बन रहा है, फेडरेशन हाउस हो, कराची चैम्बर हो, सब चीखते रहते हैं, लेकिन जो सीटों पे बैठे हुए हैं, जैसे अभी मिनिस्टर्स आए, मतलब अभी आपको पता है बैक टू बैक आए फेडरेशन हाउस में, वहाँ पे यही शिकायत हुई कि सिंध को उसका हिस्सा नहीं मिल रहा है, कराची को उसका हक नहीं मिल रहा है, कराची अरबों रुपए टैक्स दे रहा है, यानी कि फेडरेशन हाउस के सदर ने कहा 10 खरब रुपए जो हमने 6 महीने में कराची ने टैक्स दिया है, तो कराची को कुछ तो लगा दो। अब वहाँ पे ये सवाल हो रहा है कि सिक्योरिटी हम खुद करें, सफाई का हम खुद करें, ये सारे infrastructure मसाइल पे तो खराब है बहुत तो हम दफा करें। बिजनेस अब कम्युनिटी आपके सामने क्या कह रहे हैं, अब इनको बोलो, गवर्नमेंट को कहते हैं वफाक हमें हिस्सा नहीं दे रहा, 4-5% ही हमें पैसे मिलते हैं, लेकिन आप जो कराची से कमा रहे हैं वो कहाँ लगा रहे हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर सेस टैक्स, फ़हीम भाई भी उसको देते हैं कि जो हर महीने आता है सिंध एक्साइज डिपार्टमेंट से, सेस इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स जो है यहाँ से कराची पूरे उसमें से आता है, उसका जो अगर हम देखें जो उसका असरात आ रहे होते हैं, तो आप सोचें कि एक साल में 280 अरब रुपए पोर्ट से जमा होता है। ठीक। अब वो हमें कराची पे लगाएं, आप कराची के आवाम को रिलीफ दें। अभी जैसे एक हो रही थी वर्ल्ड बैंक की जो क्लिक वाली आपने खबर का बोला, अभी आते हैं उधर, लेकिन मुझे एक सवाल यहाँ पर ये भी करना है फ़हीम भाई, जो बात अशरफ भाई ने कही है कि जी ये प्रेशर डेवलप हो रहा है, मुझे नहीं लगता ऐसा ज़ाती ओपिनियन के मुताबिक कि अभी भी ये प्रेशर डेवलप हो रहे हैं, बयानात आ रहे हैं जा रहे हैं, जैसे मैंने नासिर शाह साहब का भी बयान देखा या FCCI के सदर का भी देखा, लेकिन ये इस तरह से आपको वाकई लगता है कि ये प्रेशर डेवलप होगा और इसका इम्पैक्ट कुछ नज़र आएगा हमें? देखिए, बिजनेसमैन अपनी आवाज़ उठाएगा तो डेफिनेटली जो है वो थोड़ा बहुत प्रेशर तो गवर्नमेंट के ऊपर आता है, लेकिन उसके साथ साथ जो अगर आप सड़कों पे जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से इस वक्त शहर की सड़कों पर जगह जगह एहतजाज हो रहे हैं बिजली के मामले पे ख़ास तौर पे, वो भी इस शदीद गर्मी के मौसम में, तो उसका प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर आता है। लेकिन असल में मसला ये है कि हमारे हुक्मरान जो हैं वो इतने बेहिस हो चुके हैं, और इस हद तक मैं ये कहना चाहूँगा कि उनके कानों पे जूं तक नहीं रेंगती। आप जितना चाहे शोर मचा लें, कुछ नहीं होता। आपको याद होगा निगरां हुकूमत के दौर में जो है वो बिजली के बिलों के ऊपर एक पूरी मुल्क गिर कैंपेन जो है वो शुरू हो गई थी, हर इलाके में मुल्क के जो है वो इसके ऊपर एहतजाज हुआ था, लेकिन क्या हुआ? कोई नहीं। बड़े धड़ल्ले से कह दिया गया कि जनाब हम बिलों में कोई कमी नहीं कर सकते, और उसके बाद से आप ये देख लीजिए कि बिल ऊपर ही गए हैं। तो मुझे तो कोई इसके ऊपर जो है वो नज़र नहीं आता इन फ्यूचर भी जाके कि कोई रिलीफ मिलेगा। रिलीफ मिलने का जो तरीका आवाम ने अपने तौर पे ढूंढा था वो सोलर सिस्टम था। वो सोलर सिस्टम के ऊपर भी जो है आपने टैक्सेस, नेट मीटरिंग की पॉलिसी ख़त्म करने की बातें और ये सब जो है आपने शुरू कर दी हैं, तो आम आदमी इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है। फिर एक और चीज़ जो जब सोलर सिस्टम के हवाले से एक और चीज़ भी हुई कि लोगों ने चूँकि उसको जो है लगाना शुरू किया, आपकी बातों के बाद वो लगाना कम कर दिया। इस वक्त सोलर सिस्टम इतना ज़्यादा पाकिस्तान में पड़ा हुआ है कि अपनी असल कीमत से कम में बिक रहा है। लेकिन क्या करें, लोग क्यों लगाएं? सिर्फ इसलिए लगा लें कि वो 22 रुपये की बिजली बनाएं और गवर्नमेंट उसको दें, नेट मीटरिंग के थ्रू जो है वो वापस हुकूमत को दें, NTDC में दें, और उनसे जब लें तो 50 रुपये की दें। ये कौन सा इस मुल्क में हुआ है? देखिए, मैं शायद कुछ दिन पहले भी आपके प्रोग्राम में बैठ के एक बात कर चुका हूँ, अभी अशरफ ने भी उसका जिक्र किया तो मुझे याद आ गया है कि मैंने बाकायदा एक रिसर्च पढ़ी थी कि पाकिस्तान और ख़ास तौर पे कराची की अगर हम बात करें तो हम एक ऐसी लोकेशन है हमारी कि हम समंदर और साथ में सहरा ये बहुत करीब हैं, और जब कोई ऐसी करीब हो तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली विंड कॉरिडोर बनता है। विंड कॉरिडोर यानी ठंडी हवा, जो समंदर की ठंडी हवा है वो सहरा की तरफ रुख करती है, और जब सहरा में जाके वो गर्म हो जाती है तो वो ऊपर चली जाती है और नई हवा जो है उसका वो ले लेती है, जगह ले लेती है। तो एक विंड कॉरिडोर है। इस विंड कॉरिडोर से आप माहाना 50,000 मेगावाट बिजली बना सकते हैं। सिर्फ आपने इस विंड कॉरिडोर के ऊपर जो है वो मेहनत करनी है, आपने यहाँ पे विंड्स लगानी है। आपकी टोटल खपत कितनी है इस वक्त, ज़रूरत कितनी है? 43 से 45,000 मेगावाट आपकी टोटल खपत है। 50,000 आप सिर्फ एक विंड कॉरिडोर से बना सकते हैं, और फिर जो आप बाकी बना रहे होंगे आप बेशक दूसरे मुल्कों को दें, जो भी करें आप उसके ज़रिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन असल मसला ये है कि चूँकि आपने IPP से पुराने मुआहदे किए हुए हैं, तो आप जो हैं उन मुआहदों को पूरा करने के चक्कर में आप फंसे हुए हैं बुरी तरह से। अपना जनरेशन सिस्टम आप सही नहीं कर सकते, जनरेशन सिस्टम तो चलें छोड़ें, ट्रांसमिशन सिस्टम आप ठीक नहीं कर सकते, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आप ठीक नहीं कर रहे, चूँकि उसकी वजह से हो ये रहा है कि जो भी बिजली जनरेट होती है IPP में, वो बिजली अगर मेरे घर तक नहीं पहुँच रही तो भी मैं उसका बिल दे रहा हूँ। विंड कॉरिडोर को आपने छोड़ा हुआ है। विंड कॉरिडोर हमने बनाया है, लेकिन बहुत छोटा और मुख्तसर से पैमाने पे। उसको हमने एज ए स्टार्टिंग प्रोजेक्ट इन्होंने लगाया था, वो आगे नूरियाबाद के पास, तो वो अच्छा भी जनरेशन हो रही है, लेकिन वही वाली आपने सोचा था तो उसमें वो 100 भी पूरा नहीं होता, 70 से 80 जो है आप उसमें से सिर्फ वो पैदा कर रहे हैं। आपके पास इतना बड़ा कॉरिडोर पड़ा हुआ है,
किया जा सकता है लेकिन हो नहीं रहा। अच्छा ज़रा जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे हम भी। हमने क्लिक प्रोजेक्ट की बात की तो मुख्तलिफ टाउन्स में कल जो है वो दौरा भी किया गया है, क्लिक प्रोजेक्ट टीम की मुख्तलिफ साइट्स का भी दौरा हुआ। अशरफ भाई आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे, कहिएगा। देखिए जो वर्ल्ड बैंक का ये क्लिक प्रोजेक्ट है, इसके थ्रू जो वो करना है कि कराची को लिवेबल सिटी बनाना है, रिहाइश के काबिल। और अगर हम इसकी सर्वे होता है, वर्ल्ड बैंक हर सिटी का करता है, तो कराची की जो सूरत हाल है वो उनको भी पता है। उसके ऊपर उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया और आप यकीन नहीं, $40 करोड़। और ये 2016 से इसको कंटिन्यू किया जा रहा है। लेकिन होता ये है कि आप जब कोई PC1 बना के देते हैं, कोई प्रोजेक्ट की उनको देते हैं, फिर वो उसकी जो है फंड्स जो है जारी करते हैं। हमारा जो प्रोसेस है इतना स्लो है, ठीक है। इन्होंने गार्बेज के लिए पूरा सिस्टम के लिए बोला, फिर इन्होंने बोला कि जाके इन्होंने विज़िट किया, जैसे कि वो हमारा ये मलीर में जो है वहाँ जाके पूरा उसको वो देखा कि जैसे कि गाय का गोबर है उससे बायोगैस बना के आप वो करें। अब हम बोल रहे हैं रेड लाइन मंसूबे को उसमें डाल दिया है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन डिले करने से क्या होता है कि जो प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट बढ़ जाती है। हमारे यहाँ कोई भी प्रोजेक्ट की बात करें, आपके सामने जो भी क्लिक का जो मंसूबा है, अगर हम लिवेबल सिटी की बात करें तो लिवेबल सिटी में सड़कों की तामीर, नालों की तामीर, सीवरेज सिस्टम की बेहतरी, फिर जो आपका जो गार्बेज है उसका जो इनटेक यानी कि आएगा कैसे जाएगा कैसे। हमने तो KMC भी बनाया हुआ है, वो KMC को भी रखा हुआ है। फिर हमने एक चाइनीज़ कंपनी को भी हायर किया हुआ है, उसको भी पैसे दे रहे हैं। अब हम सोचें हम कॉस्ट कितनी डाल रहे हैं अपने ऊपर। हमें लोग पैसे दे रहे हैं कि आप अपने शहर को अच्छा करो, अपने लोगों को रिहाइश के लिए अच्छी शहर दो, सबसे बड़ा शहर है ये। मतलब आप सोचें मुल्कों की आबादी होती है इतनी जितनी कराची शहर की आबादी है। मरदमशुमारी में 2 करोड़ आबादी दिखा रहे हैं, 37 लाख घर दिखाएं। आप क्या किया हुआ है आप कराची के साथ? और ये सारी शिकायतें फेडरेशन हाउस, ताजिर, तमाम इनको कहते हैं, मगर वो उनके पास कोई हल ही नहीं है। अब अगर कराची की बात करें, 7 ज़िला हैं और 7 ज़िला में जैसे हम देखें इस वक्त सबसे बड़ा मसला क्या है इस शहर का? सब भूल गए कचरे को, सब भूल गए इंफ्रास्ट्रक्चर, सब इस वक्त मसला है बिजली। अगर आप कहीं भी जाएं, चाहे गरीब आदमी हो, अमीर आदमी हो, मिडिल क्लास हो, हर कोई परेशान है बिजली से। अगर लाइट जाती है तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। अगर अमीर आदमी है उसके पास जनरेटर है, ठीक है, वो तो चला लेगा, लेकिन उसकी कॉस्ट बढ़ रही है। और यहाँ कॉस्ट कम करने की बात हो रही है। लिवेबल सिटी क्या होता है, यहाँ रहें, उनको आसानियाँ हों। लेकिन वो जो प्रोजेक्ट किए वो आते हैं, देखते हैं, उनको अच्छी अच्छी डिफेंस क्लिफ्टन दिखा देंगे, वो तो है ही अच्छा। उनके जो आप दिखाए तो है, उनको इलाके कोरंगी में इनको विजिट कराया गया, जनीसर टाउन में लेके गए। तो आप फ़हीम भाई आप समझते हैं कि जो क्लिक प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उसके अंडर जो भी चीज़ें बन रही हैं, डेवलप हो रहे हैं, एक तो वो स्पीड अप हो गया है बहुत ज़्यादा प्रोसेस, और उसके ऊपर नज़र भी खुद रखी हुई है, तो डिलीवर हो जाएंगी चीज़ें ऑन टाइम। देखिए क्लिक प्रोजेक्ट जो है उसके क्लिक जो इदारा है ये हुकूमत ने एक बना दिया था, और मेरे ख्याल में तो ये इदारा होना ही नहीं चाहिए था। इसकी वजह से मज़ीद मसाइल जन्म ले रहे हैं। क्यों? KMC और टाउन्स की ज़िम्मेदारी है कि वो पार्क्स बनाएं, उनकी हालत को बेहतर करें, शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करें। आपने उनसे पावर्स लेकर एक नया इदारा बना दिया, उसको सिंध गवर्नमेंट के मातहत कर दिया। वो जो है शहर में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स बना रहा है। इसमें टेंडर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इशूज़ आए हैं। माजी में इसके जो अफसरान हैं, जो जिनके हाथ में इख्तियार था कि वो टेंडर्स जारी करते हैं मुख्तलिफ मंसूबों के, उनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम आए हैं। एक ऐसा इदारा जो वर्ल्ड बैंक के ताउन से चल रहा है, उसके ऊपर अगर करप्शन के इल्ज़ाम आएंगे तो डेफ़िनेटली जो है हमारा तासुर बैरून मुल्क जो है वो मज़ीद ख़राब होगा। तो इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि इस सारे ये जो क्लिक नाम का इदारा है, आपको ये ख़त्म करके ये सारे काम जो हैं आपको वापस महकमों को दे देने चाहिए। वो महकमे जो यहाँ साल से कायम है, वो महकमे जो आइन के तहत कायम है। KMC एक आइन के तहत कायम इदारा है। DMCs या टाउन जो हैं आपने आइन के तहत बनाए। क्लिक आपने कोई वो नहीं है, आपने एक ऑर्डर के तहत आपने उसे कायम कर दिया। तो ये इशूज़ हैं, और मैं समझता हूँ कि क्लिक कोई बहुत अच्छा उसका वो नहीं है अभी तक कि उन्होंने जो है कुछ डिलीवर कर दिया हो। और करप्शन का इल्ज़ाम होना उनके ऊपर वो एक और गलत बात है। मैं समझता हूँ वर्ल्ड बैंक के साथ मुंसलिक होने के बाद हमें कम से कम यहाँ पर करप्शन नहीं होने देनी चाहिए। ओवरऑल कहा तो है कि टेंडर से दिए जाएंगे, उसमें देखा जाएगा कि करप्शन ना हो और जितना शफाफियत ये को बात मद्देनजर करने की रखा ज़रूरत जाएगा। क्यों पेश आई? ये बात करने की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि माजी में इस हवाले से इल्ज़ामात आए हैं कि आपने टेंडर्स के इजरा में करप्शन किया है। इस वजह से आपको आज वजाहत करनी पड़ रही है। सही, हम यहाँ पे वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद आएंगे तो उसमें मजीद भी बात करेंगे, मजीद कुछ खबरें भी होंगी आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक इन सिटी एट 10।
तो हम बातें कर रहे थे, यकीनन खबरें हमारे पास और भी हैं, उसकी तरफ भी बढ़ते हैं, बिजली और तरक्याती मंसूबों के हवाले से। अच्छा, मैं क्विकली इस खबर को जाने नहीं देना चाहती और फ़हीम भाई से ज़रूर मुझे इस बारे में पूछना। हमने बड़े तरक्याती बजट्स और मंसूबों की बात की। नासिर शाह साहब का जो बयान है वो भी मुझे देख के जो है ना कुछ ताज्जुब है इस बात पर। उन्होंने कहा कि सिंध को तरक्याती बजट में 4 से 5% भी नहीं मिल रहा है और दीगर सूबों में 50% तक बजट दिया जा रहा है। कराची को आज तक ऐलानात के सिवा कुछ नहीं मिला। कराची हमारा दिल है, कराची में पीपल्स पार्टी बहुत काम कर रही है और कराची पूरे मुल्क को चलाता है। पीपल्स पार्टी बयानात पे काम नहीं करती। जी, आप देखिए, इसमें कुछ बात तो अशरफ कर चुके हैं और मैं भी आपका मौकिफ तो मैं जानना चाह रही हूँ के हवाले से जो है वो कुछ इसके ऊपर बात कर चुका हूँ। और तरक्याती बजट अगर नहीं मिल रहा वफाक से, आना था मुझे, अगर वफाक से तरक्याती बजट नहीं मिल रहा तो इस वक्त तो मुल्क में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। लोग हैरान होंगे कि मैं ये क्या बात कर रहा हूँ। तो भाई इस वक्त जितने आईनी ओहदे हैं वो पीपल्स पार्टी के पास हैं। सदर पीपल्स पार्टी का है, चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी का है, स्पीकर कौमी असम्बली पीपल्स पार्टी का है, 2 सूबों में आपकी हुकूमत है, 3 सूबों में आपका गवर्नर है। तो अमलन तो इस वक्त हुकूमत तो आपकी है और आईनी ओहदे आपके पास हैं। फिर कराची को क्यों नहीं मिल रहा, सिंध को क्यों नहीं मिल रहा आखिर वफाक से तरक्याती बजट? इट्स मीन कि आप हुकूमत में होते हुए भी हुकूमत में नहीं हैं। या तो आप इसका इजहार कर दें कि आप हुकूमत में हैं लेकिन आप हुकूमत में नहीं हैं। और पीडीएम जो निगरां हुकूमत थी, अगर आप निगरां हुकूमत से पहले जो पीडीएम की हुकूमत थी उस वक्त भी आप उसका हिस्सा थे पीडीएम की हुकूमत का। क्या उस वक्त भी आपने कराची को कुछ नहीं दिया? इतना बड़ा गंदुम स्कैंडल आया, आपके वजीर के थ्रू आया। तो मेरा कहना यह है कि ये बातें आवाम तक इस तरह से ले जाने की बजाय होना ये चाहिए कि आप आवाम को ये मैसेज दें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चूँकि इस वक्त जो है कि हुकूमत का हिस्सा है, एक सिस्टम का हिस्सा है, तो उसमें जो है वो अपना किरदार अदा करते हुए सिंध के लिए ये लाने में कामयाब हो गई है, कराची के लिए ये लाने में कामयाब हो गई है। हम इतने मंसूबे ले आए, हम ये कर। कराची में बड़ी बात होती है ना कि जनाब मुशर्रफ के दौर में तामीर कराची प्रोजेक्ट आया, कराची को जो है वो अरबों रुपए मिले, कराची में जो है मुख्तलिफ किस्म के ब्रिजेज़ और फ्लाईओवर्स जो हैं वो उस दौर में बने, कई किस्म की सड़कें बनी। उसके बाद जो है हम आगे आकर देखते हैं तो हमें सिर्फ वादे ऐलानात नज़र आते हैं। जो इमरान खान साहब की जो हुकूमत थी उसमें कराची के लिए एक बहुत बड़ा 21 अरब रुपए का जो एक मंसूबे का ऐलान हुआ, कहाँ गए वो पैसे? उसके बाद भी तो हुआ जी, 100 अरब रुपए लेकर आई किसकी हुकूमत है ना, 1100 अरब ये किसके उसमें आया था अशरफ भाई? 2100 अरब भी आया था। मतलब इन्होंने जो टोटल मेरे ख्याल से इमरान खान साहब के दौर में आया था, बाकायदा ऐलान करके गए और कहा 3 साल में 1100 अरब रुपए लगाएंगे। अब आप ये देखिए कि जो मेरा ख्याल है 2005 की बात है जो ये बनना शुरू हुआ था ग्रीन लाइन, और उसके बाद ये मुकम्मल कब हुआ जाके 2022-23 में। एक प्रोजेक्ट वफाक का ही सही, जब आप उसे शुरू करते हैं और उसको वक्त पे ख़त्म नहीं करते, K4 ले लीजिए, ग्रीन लाइन ले लीजिए, सब तो इसकी कॉस्ट बढ़ती चली जाती है। वो कॉस्ट कौन बेयर करता है? मैं बेयर करता हूँ भाई, आपकी नाअहली की कॉस्ट मैं बेयर करता हूँ। सही, मेरा टैक्स आप लगाते हैं उसके ऊपर। ठीक। अच्छा, अब ये जो बात करी ना नासिर शाह साहब ने कि कह तो उन्होंने बड़े आराम से दिया कि कराची को ऐलानात के सिवा कुछ नहीं मिला। मुझे ऐसा लगता है, पर्सनल ओपिनियन यही है कि कराची को बयानात के सिवा भी कुछ नहीं मिला। प्रैक्टिकली हमें कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अभी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, बेहतरी आ रही है बहुत, लेकिन वो भी वही है कि आटे में नमक के बराबर। तो ये मंसूबे, ऐलानात सब कुछ हो रहा है, लेकिन आ कितना कुछ रहा है और लग कितना रहा है ये देखना ज़रूरी है। भाई देखें, कराची जो है पूरे मुल्क को अगर हम देखें, जो टोटल रेवेन्यू हुकूमत को जो कमा के देता है 56% कमा के देता है, और उसको लगता कितना है सबके सामने। कराची में ये कहा जा रहा है कि हर साल कम से कम कराची को बेहतर करने के लिए 200 अरब रुपए लगने चाहिए। जैसे आप मुशर्रफ दौर का फ़हीम भाई ने बोला कि उस दौर में जब लगा, आप यकीन करें अगर मुशर्रफ के दौर में कराची में ये सारे काम नहीं होते ना जिससे मुस्तफ़ा कमाल साहब मशहूर हुए थे, तो इस वक्त हम चलने के काबिल नहीं होते, ना अंडर पास, ना सड़कें और ये बाईपास वगैरह नहीं बनते। तो इस वक्त कराची में आप जो सूरत हाल होती आप देखते हैं, मतलब ये वो शहर है जहां आप यकीन करें 30 लाख मोटरसाइकिल एक्साइज में रजिस्टर्ड, 15 लाख गाड़ियां हैं। रैक्शों की तादाद लें तो वो उनके पास 50% रजिस्टर्ड है, 50% अनरजिस्टर्ड, 5 लाख रैक्शे हैं। उस शहर है ये, तो उसको बेहतर करने के लिए आप डाटा तो लाएं। आप जो मिनिस्टर हैं, मैं था वहाँ पे, शजी इनाम मेमन भी थे, वहाँ पे एक सवाल ही हुआ कि कराची में जो डाटा यानी डॉक्यूमेंट हम कब करने जा रहे हैं कराची को। मरदमशुमारी वफाक करती है तो सिंध का भी तो काम है ना, सूबा सिंध है, तो आप इसको डॉक्यूमेंटेड करें किस इलाके में क्या है, क्या बिजली की डिमांड है, क्या गैस की डिमांड है, कितनी आबादी बढ़ गई है। हम ये बोल दें कि पूरे मुल्क से लोग आ रहे हैं, ये हल नहीं है। पूरे मुल्क से कराची में नौकरी के लिए ये हल नहीं है। उनके लिए क्या कर रहे हैं? पानी आपको देना है, बिजली देनी है, गैस देनी है, घर देने।
अब ये जो प्लान है ना, ये प्लान किसको बनाना है? जो बार बार हम बोलते हैं आईनी हक है ये, रोटी कपड़ा मकान, जो आपके आईन है पाकिस्तान में लिखा हुआ है, जो हुकूमत है वफाक और नीचे सूबाई हुकूमत, उसका काम है कि सबको घर, रोटी, कपड़ा, पानी, सारी सहूलत देना हुकूमत तालीम का और काम। सेहत तो आप भूले, ये तो रोटी कपड़ा और मकान तो हमारी सियासी जमात का नारा है। आइन में तो जी मौजूद है कि तमाम बेसिक यूटिलिटीज़, और आपको जैसे आपने घर का जिक्र किया, अच्छे फूड का जिक्र किया, आपको तालीम का जिक्र किया, सेहत का जिक्र, ये सब हमारे आइन में मौजूद है। और हम दुनिया में देख रहे हैं कि जो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फराहम करना, लेकिन हम उसमें लैग करते हैं। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, वक्त कलील रह गया है। गवर्नर सिंध अरशद लिबास साहब ने भी जो है ना वो कहा, साबिक गवर्नर सिंध, सॉरी इतना मुँह पे कि वापसी हो रही है उनकी, लेकिन किसी सियासी जमात में नहीं होंगे। कहते हैं कि मैं अभी ऐलान नहीं करूंगा। क्या होने जा रहा है फ़हीम भाई? क्या कोई नई सियासी जमात बनाएंगे? इंडिविजुअल कैपेसिटी में अगर आएंगे तो क्या रोल होगा, और किस तरह देख रहे हैं आप इनके इस वक्त सहाफ़ियों से गुफ्तगू को? देखिए, दिसंबर 2002 में जब ये गवर्नर बने थे तो कम उम्र तरीन गवर्नर थे ये, और जब नवंबर 2016 में गए हैं, 2016 में तो 14 साल इन्होंने जो है वो गवर्नरशिप के ओहदे पर रहे, और इस दौरान जो है इनके मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ अच्छे रिलेशंस रहे, और इन्होंने मुख्तलिफ अदवार गुजारे हैं। मुशर्रफ का दौर, मुशर्रफ के बाद जो है वो पीपल्स पार्टी का दौर, नवाज शरीफ का दौर। तो ये बड़ी बात होती है कि कोई एक ऐसा शख्स जो है वो मुख्तलिफ अदवार गुजार जाए। तो अब उसके बाद जब 2016 में, इससे कुछ अरसे पहले जो है 2015 में उनकी अपनी जमात MQM ने उनसे लाताल्लुकी जाहिर कर दी थी, बावजूद इसके कि वो गवर्नर के ओहदे पर थे। अच्छा। और उसके बाद 2016 में जब वो मुल्क से गए तो उसके बाद उन्होंने बज़ाहिर खामोशी इख्तियार कर ली थी। अब उनकी ये खामोशी टूटी है। वक्तन फ़वक्तन ख़बरों में रहे कि फ़लाँ से रब्ता किया, फ़लाँ से बात की कराची के मसले पे, इस तरह की खबरें। इवन जब निगरान हुकूमत का सेटअप आ रहा था तो उससे पहले भी इनका नाम आया था। आसिफ अली जरदारी साहब ने भी डायरेक्ट रब्ता किया था और शमूलियत की दावत। हाँ, वो भी था। तो वो 2016 की बात थी जब आसिफ जरदारी साहब जो है ख़ुद दुबई में थे। तो कल उन्होंने यहाँ पे कराची में एक कुछ सहाफ़ियों के साथ जो है वो जूम पर बातचीत की, काफ़ी लंबी बातचीत हुई उनसे, तो मैं भी वहाँ मौजूद था। तो जो गुफ्तगू उनकी रही उसमें उनका यही था कि पहले वो कुछ शरारतें करते रहे, वक्तन फ़वक्तन वो एक शोशा छोड़ देते थे जिससे लगता था कि जैसे अरशद लिबास जो है वो सियासत में वापस आ रहे हैं। अब उन्होंने कहा कि वो सीरियस हैं, और सबसे ज़्यादा जो उन्होंने तनकीद कल की वो उन्होंने अपनी ही साबिक़ा जमात के ऊपर की है, MQM के ऊपर। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि MQM नहीं चाहती कि मैं वापस आऊँ, MQM में मौजूद कुछ लोग जो हैं मुझसे खौफज़दा रहते हैं, मुझसे घबराए रहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं MQM पर इन्हिसार करके नहीं आ रहा, मैं जो हूँ अपनी ही सियासत करना चाहता हूँ। और साथ ही कई जगह पर उन्होंने लफ्ज़ हम का सैगा इस्तेमाल किया। वो ये कहते हुए पाए गए कि हमारे पास जो है वो मसाइल का हल है, हमारे पास तमाम मसाइल के हल के लिए एक खाका मौजूद है, हम मसला हल कर सकते हैं। ये बताइएगा कि हम के पीछे कौन है, और क्या नाम भी बताया, नहीं बताया, या क्या जो है ना प्रेडिक्शंस है, इस हवाले से बात करेंगे। लेकिन वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब हम जानना चाह रहे हैं फ़हीम भाई कि ये हम के पीछे अरशद लिबास साहब के साथ कौन है, वेरी क्विकली। देखिए, उन्होंने इनसे सवाल हुआ था शाहिद खाकान अब्बासी और मुफ्ती इस्माइल की पार्टी के हवाले से, क्या वो उसे ज्वाइन करना चाह रहे हैं। उन्होंने उसका भी इंकार में जवाब दिया। उनसे पूछा गया कि क्या बस MQM के जो जिला वतन रहनुमा खुद साख्ता जो एक्टिव नहीं है वो उनके साथ हैं, उन्होंने इसका भी जवाब नहीं दिया। कुछ बातें जो है उन्होंने छुपाई, उन्होंने कहा वक्त आने पर वो बताएंगे। ठीक, चले हम देखते हैं कि आते हैं या फिर ये दोबारा एक इसी तरह से, जैसे आपने कहा कि पहले भी वक्तन फ़वक्तन शरारतें करते रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि एक बड़ा वैक्यूम नज़र आ रहा है उन्हें सियासत में, जबकि हमें ऐसा लगता है कि अभी इस वक्त कोई वैक्यूम नहीं है। MQM की वापसी हो गई, पीपल्स पार्टी तो यहाँ पर थी, लेकिन क्या होगा? बैड गवर्नेंस पर उन्होंने ज़्यादा बात की कि बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, लोग नाउम्मीद हैं, मायूसी बढ़ रही है, बच्चे मुल्क से जा रहे हैं, ये वाली बातें वो ज़्यादा करते हैं। वो वजह है, लेकिन ये सब उस वक्त भी था जब आप गवर्नर थे और 14 साल विराजमान रहे। और आज के गवर्नर से अगर कंपेयर करेंगे तो अब एक टफ टास्क होगा अरशद लिबास साहब के लिए यकीनन वापसी। अच्छा जी, एक और जो है ना टास्क के हवाले से, और अब हमने कल बड़ी इंपॉर्टेंट खबर देखी जिसको हम स्किप नहीं कर सकते। हमने देखा कि इल्यूमिनाटीज़ की जो तंजीम है उस हवाले से हमें फिर एक तरह से एक्टिव नज़र आ रही है, उसमें शहरियों की इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रही है। कराची का एक शहरी है जिसने इल्यूमिनाटी का मेंबर बनने की कल कोशिश की। खबर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा जो है सिटी 21 पर आपने स्क्रीन पर भी देखा होगा कि हमने उसको एक्सक्लूसिवली ब्रेक भी किया। और चीज़ें क्या हैं कि जो तंजीम है ये इल्यूमिनाटीज़, ये आपको मेंबर बनाने के लिए टास्क देते हैं, और शहरी को भी ऐसे ही टास्क दिए गए। और उसने, जो शहरी का नाम है कराची का, वो ताहिर नाम है, उसने बीवी की नाजेबा वीडियो बनाई, और जो है बीवी की वीडियो बनाने के साथ साथ बेटी की वीडियो बनाने का उसके बाद उसको टास्क मिला।
और जब उसने कैमरा लगा दिया वॉशरूम में तो उसके बाद जो है ना उसको वहाँ से मैसेज रिसीव हुआ कि आप इसमें कामयाब हो गए हैं। मज़ीद इसकी क्या डिटेल्स हैं और इसका ओवरऑल इम्पैक्ट, हम इस पर भी बात करेंगे। तो फ़हीम भाई, आपने भी कल यकीनन खबर देखी होगी, हम सब यहाँ पर थे और जब हम ये बात करें कि न्यूज़ रूम में काफ़ी उस वक्त हम हैपनिंग भी थी, तो क्या इसका जो है ना वो उसके बाद क्या हुआ और क्या आउटकम है इसका? देखिए, इल्यूमिनाटी जो है वो एक 1776 में, यानी आज से कई सौ साल पहले, ये बोलिविया जो उस बावरिया उस वक्त जर्मनी का ये नाम हुआ करता था, तो वहाँ पर ये तंजीम जो है वो बनी थी। और उसके बाद जो है इस तंजीम के हवाले से मुख्तलिफ बातें की जाती रही हैं, इसके ऊपर फिल्म भी बनी हैं, इसके ऊपर नॉवेल्स भी लिखे गए हैं। और इल्यूमिनाटी को ये समझा जाता था कि ये उस वक्त बनी थी जो अशराफिया और मज़हब के तसल्लुत से आवाम को निकालना चाहती है। जिस वक्त ये बनी थी उस वक्त इसके हवाले से ये कहा जाता था, लेकिन बाद में जो है इसके ऊपर जो है जर्मनी के एक बादशाह ने जो है वो बाकायदा तौर पर पाबंदी लगा दी थी, तो इसकी सरगर्मियाँ जो हैं वो खुफिया हो गई थी। और जो इनके टास्क थे वो बड़े वो हुआ करते थे कि ये जब अपना किसी को मेंबर बनाते हैं तो उसको मुख्तलिफ टास्क देते हैं। और कुछ ऐसी ही कहानी जो है वो ताहिर अब्बास की तरफ से भी नज़र आई है कि ताहिर अब्बास का ये कहना है कि उसे इल्यूमिनाटी ने ख़ुद रब्ता किया। मुझे तो खैर इस बात पे भी एतराज़ है कि जो इल्यूमिनाटी की तारीख़ है उसमें तो यही है कि जो असर रसूख रखने वाले लोग, जो पैसा रखने वाले लोग, उनको इल्यूमिनाटी अपना मेंबर बनाती थी। खैर ताहिर को जो एक ईमेल आती है और ताहिर अब्बास का कहना है कि उस ईमेल में जो है वो इल्यूमिनाटी का जो एक निशान समझा जाता है, एक तिकोन के ऊपर आई, बज़ाहिर तो ये निशान भी ईसाइयत से लिया गया है। और ईसाइयत के नज़दीक जो है खुदा जो है वो बेसिकली दुनिया के ऊपर या इंसानों के ऊपर नज़र रखता है इस आँख के ज़रिए, उसे खुदा का मज़हर एक तरह से समझा जाता है। ये निशान जो है वो कहता है कि उस ईमेल में भी, और मैंने वो कैमरा जो है वो उतार दिया। अब ये जितनी भी चीज़ें हैं ये इल्यूमिनाटी से कहीं ना कहीं लिंक्ड ज़रूर हैं, लेकिन हो सकता है ये सारी चीज़ें जो हैं वो ताहिर अब्बास ने इंटरनेट पे पढ़ी हो और उसके बाद वो उससे लिंक्ड हो गया हो, लेकिन और वो जो कुछ कह रहा था वो अपनी बीवी को भी बता रहा था। दूसरी बात ये फ़हीम भाई, इसमें एक चीज़ इग्नोरेबल नहीं है, वो यकीनन अभी जब तफ्तीश होगी, मोबाइल का जो है फॉरेंसिक होगा, ईमेल का होगा, सब चीज़ें, तो उसने ये भी बताया ना कि उसको ईमेल्स आ रही थी और ईमेल्स उसके पास हैं जिसमें उसने फॉर्मर जो इल्यूमिनाटीज़ मेंबर्स हैं, जिसमें आपने सेलिब्रिटीज़ का जिक्र किया, उसको भी बताया कि हॉलीवुड से कौन कौन है, पाकिस्तान में जो सीधा सीधा मारूफ नाम है वो भी उसने बताया, तो उसके पास एक लिस्ट हुई। और फिर यूरोप का वीज़ा देने की बातें हुई और ये सारा नेटवर्क, तो यकीनन तो उसके पास ये चीज़ें तो होंगी ना, दिखाएगा भी उसको। आज के दौर में किसी का भी ईमेल एड्रेस बना के किसी भी नाम से और उसमें किसी की भी तस्वीर लगा के और उनको वो इल्यूमिनाटी का जो लॉकेट पहना के तस्वीरें भेज देना, ये कोई नामुमकिन बात नहीं है। असल बात जो इसमें सबसे वो है, जो अगर ताहिर ठीक कह रहा है कि जब वो कैमरा नस्ब करता है उन्हें पता चल जाता है, यहाँ सिर्फ मुझे ये है कि इसमें FIA को इन्वॉल्व होना चाहिए। अच्छा, उसको देखना चाहिए कि आखिर ये कैसे हुआ, अगर ताहिर ठीक कह रहा है अपनी जगह। यहाँ पे मैं बताऊँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर हम देखें तो इस वक्त ऐसा है कि उसमें भी है ना अशरफ के, क्या वो IP कैमरा लगा रहा था? अगर वो IP कैमरा लगाता तो हम समझते कि जनाब AI के जरिए उन्हें फौरी तौर पे पता चल गया। कैमरा भी मैंने उससे, मगर यहाँ पे एक और ऐड करें, जैसे फ़हीम भाई जो डिटेल बताई, इसमें यह है कि उस टास्क के साथ उनको एक रकम भी, यानी कि पैसे कमाने का एक मौका, ऐसा सिस्टम चल रहा है। ईमेल पे भी आपके पास आती हैं और ऐसा सिस्टम, मतलब या तो क्योंकि पैसे की ज़रूरत हर किसी को है, मगर ऐसी ज़रूरत मतलब ये तो इंतहा है। और ये जो सिस्टम है ये एक मिसाल होनी चाहिए। हमारा भी, जैसे लोग बहुत सारे बोले थे, हम जब ये खबर चली तो हमारे दोस्तों में जो मीडिया में भी उन्होंने कहा कि आप लोग इसको इतना हाईलाइट करें। मैंने कहा भाई अगर हम चलाएंगे तभी तो लोगों को पता चलेगा, और आप इससे दूर रहें। और इतना आप संकी वो हुआ था, उसके दिमाग का आप लेवल देखें कि उस कहाँ तक चला गया वो। मैं एक बात की वजाहत यहाँ पे ज़रूर करना चाहूँगा, वो बिल्कुल कि ये सारे मामला जो हुए हैं ताहिर अब्बास के ही मुताबिक, ये सब जो है 1.5 साल पहले की बात है। उसकी बीवी ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं इल्यूमिनाटी से मुतालिक, ये सब कुछ जो है वो 1.5 साल पहले होके ख़त्म हो चुका है। अभी जो तशद्दुद, बीवी पे तशद्दुद के ऊपर जो शिकायत मिली थी वो उसकी साली से मिली थी जो खुद अमेरिका में होती है, उसके ऊपर जो है SHO वुमेन ने ये कार्रवाई की है। तो 1.5 साल पहले से की जो कहानी है वो अब सामने आ रही है। और वो ये कहते हैं इन 1.5 सालों में मुझसे फिर दोबारा कोई रब्ता नहीं है। किसी वक्त एक ईमेल ज़रूर आई है, मैंने उसके बाद उन्हें ब्लॉक किया, सब किया, और उसका व्हाट्सएप नंबर भी उनके पास चला गया, उसके बाद कोई रब्ता नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें थोड़ा बहुत मिर्च मसाला भी है। और एक चीज़ और कि क्या मुमकिन है ये भी कि डार्क वेबसाइट्स जो हैं वो कोई इस तरह का काम कर रही है, इल्यूमिनाटी का नाम इस्तेमाल करके लोगों को ट्रैप कर रही है। लेकिन इस चीज़ से भी डिनायल नहीं है कि डार्क वेब पर भी जो है ना वो इल्यूमिनाटीज़ का एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क मौजूद है जो कि इन सारी चीज़ों को देख रहा है। और जो इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं जिसमें नाजेबा वीडियोस को देखना, बनाना, शूट करके सेंड करना, बच्चों के रेप केसेस के जब वाक़यात आए थे तब जब रिसर्च हुई थी तो डार्क वेब में सबसे ज़्यादा इस चीज़ को जो है ना वो कहा गया था कि ये हॉट फेवरेट चीज़ है जिसको लोग देखना और उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगाना पसंद करते हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ से आना शुरू हुई थी और उसमें यकीनन
चैनल जो है ना वो हम देखते भी हैं। साथ साथ यहाँ पे वक्त ख़त्म हो गया। थैंक यू सो मच अशरफ खान साहब, आपने वक्त दिया। फ़हीम सिद्दीकी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जाते जाते जो है ना वो आज मोहम्मद रोहान उनकी बर्थडे भी है, उनको बर्थडे विश करेंगे सिटी 10 की टीम की तरफ से। तो आइए देखते हैं मोहम्मद रोहान कौन है। ब्रेक लूँगी, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब आज के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे कि जो गर्मियां हैं उसमें गर्मियों में क्या होता है कि स्किन इशूज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और स्किन इशूज़ को हम एड्रेस करेंगे आज इस तरह से कि सबसे ज़्यादा जो कंप्लेन आती है वो क्या होती है कि जी ऑयली स्किन है तो गर्मियों में और ज़्यादा ऑयल्स आते हैं। जब और ज़्यादा ऑयल्स आते हैं तो एक्नी प्रोन हो जाता है, एक्नी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, सन टैनिंग होती है, सन बर्न होता है, सन ब्लॉक का ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो भी एक्नी और पिंपल्स किस हद तक ला सकता है। गलत सन ब्लॉक जो इस्तेमाल कर लेते हैं उनके साथ क्या होता है, किस तरह से अपनी स्किन को प्रेप करना चाहिए। अगर जो लोग मेकअप कर रहे हैं तो उन और बाहर जा रहे हैं तो उनको किन चीज़ों का ख्याल रखना है, इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्पेशलिस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर लाइबा शेख हमारे साथ होंगी। वेलकम टू द शो लाइबा जो है वो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, साथ साथ एस्थेटिक फिजिशियन भी हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर लाइबा। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। लाइबा, जैसे भी मैंने बात की थी, गर्मियां हैं तो गर्मियों में ज़्यादा मसाइल हो जाते हैं। सर्दियों में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइनेस होगी, उसको किस तरह से करना है। गर्मियों में जी बड़े इशूज हैं, ड्राई स्किन वाले अलग परेशान है कि ड्राइनेस भी हो रही है, मॉइस्चराइजर लगा रहे हैं तो पिंपल हो रहे हैं। बिल्कुल, तो किस तरह जो है ना इसको एड्रेस करती हैं आपने अभी इंट्रो में एक बहुत अच्छी बात की कि गलत एट टाइम्स गलत सनब्लॉक यूज करने की वजह से ये सारे इश्यूज हो जाते हैं। ठीक है, लोग यूज तो शुरू करना उन्होंने कर दिया स्टार्ट, लेकिन एट टाइम्स उनको पता नहीं कि उनकी स्किन टाइप क्या है, जिस पे कौन सा सनब्लॉक यूज करना है। प्लस हमारे में क्लेंजिंग का कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं आया कि हमने क्लेंजिंग किस तरह करनी है फेस पे, और मेकअप जब हम लगा लेते हैं तो फिर उसको उतारना किस तरह। आदमियों में क्लेंजिंग का कॉन्सेप्ट नहीं कि हम तो मेकअप नहीं करते, हमें ज़रूरत नहीं, लेकिन जितना वो बाहर घूमते हैं उसके बाद जो डर्ट और जो गंक मुंह पे आता है उसको भी साफ करना ज़रूरी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, अगर हम उनको एड्रेस करना शुरू करें। लेडीज़ जो है, प्लीज़ फिगर आउट विच मेकअप सूट्स यू, विच सन ब्लॉक सूट्स यू, एंड प्लीज रीड द इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, जिसकी ऑयली स्किन है उस पर आप वो वाला सन ब्लॉक लें जिस पे लिखा हुआ है नॉन कॉमोडोजेनिक, मीन्स कि वो ऑयल नहीं है उसमें। ठीक है, वो वाला सन ब्लॉक यूज़ करें। जिनकी ड्राई स्किन है वो नॉन कॉमोडोजेनिक नहीं, कॉमोडोजेनिक वाला सन ब्लॉक यूज़ करेंगे जिसमें ऑयल है, ताकि आपको स्किन को ऑयल मिले और वो ड्राई ना हो। प्लस मॉइस्चराइजर्स भी वाटर बेस्ड बहुत सारे आ गए। ठीक है, आप अगर जितना थिक मॉइस्चराइजर यूज़ करेंगे उतना आपका सीबम प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, उतना ही आपका फिर एक्नी ब्रेकआउट होगा। तो रादर देन उस स्टेज पे पहुंचे, आप पहले ही वो प्रोडक्ट्स यूज़ करें जो आपकी स्किन को सूट करें। अब अगर जिनको एक्नी हो गई है, अब फिर अब उनकी ट्रीटमेंट की तरफ आना पड़ता है, लेकिन अब वो चेक करनी है कि एक्नी किस टाइप की है, सिस्टिक है, हार्मोनल है, गर्मी दाने हैं, कौन से दाने हैं, वो फिर हम पेशेंट को देख के ही बता सकते हैं। बट उस सबको अवॉइड करने के लिए आप पहले प्रोडक्ट्स देखें कौन से यूज़ करने हैं, कब यूज़ करने हैं। अब एग्जांपल आपने बताया कि मेकअप करती हैं ख़वातीन कहती हैं हमने मेकअप कर लिया, अब सन ब्लॉक नहीं लगा सकते। ऐसा नहीं है, अब सन ब्लॉक आ गए हैं स्प्रेज वाले भी, यू कैन सिंपली स्प्रे देम ओवर और आप यूर गुड टू गो। अच्छा, कुछ अब सन ब्लॉक्स आ गए हैं जिनमें टिंट है, आप वो लगा लें, आपको मेकअप करने की ज़रूरत नहीं है ऑन डेली बेसिस, तो आपकी स्किन भी प्रोटेक्टेड है और स्किन ख़राब भी नहीं होगी। तो ये है सारा। अच्छा, पहले उमूमन ये था कि जी सन ब्लॉक पहले आप लगा लें एंड देन आप जो बेस वगैरह जो भी अप्लाई कर रहे हैं, तो अभी बेहतर क्या होता है, पहले सनब्लॉक पहली लेयर पे लगा लिया जाए देन मेकअप किया जाए, या जो है वो बाद में आप करें? आई प्रेफर स्प्रे वाले सनब्लॉक सब ज़्यादा, क्योंकि कुछ लोगों को वही वाली बात कि वो जब स्किन में इन्फ्यूज़ हो जाते हैं तो एक्नी कर देते हैं, तो आप मेकअप करके उसके ऊपर स्प्रे कर लें, सो दैट्स गुड, आपका मेकअप ख़राब भी नहीं होता उससे। अब तो मेकअप को सेट करने के लिए भी फिक्सिंग स्प्रेज इतने आ गए, आप फिक्स कर लें एंड देन आप उनमें भी SPF आ गए, फिक्सिंग स्प्रेज में भी है। जी, सो यू कैन, अब हर चीज़ का हल है। हाँ, ढूंढना चाहे बस ये हल आ जाए कि मुंह पे मुझे सुबह मेकअप ना करना पड़े, मेकअप ऐसे रखूं और नहीं अब आज हम ये कह रहे थे। नहीं दैट्स ट्रू, लेकिन कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट है जिस तरह आपकी है, बट अगेन इफ यू क्लेंज योर फेस प्रॉपर्ली, लेकिन माशाल्लाह आपकी स्किन बहुत अच्छी है। मैं देख रही थी मेकअप रूम में, आपकी स्किन माशाल्लाह बहुत अच्छी है विद एवरीडे मेकअप जितना हो रहा है उसके हिसाब से आप फिर भी माशाल्लाह टच वुड यू आर टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ। अच्छा, हम क्या कर रहे होते हैं, मतलब मैं पर्सनली भी, अगर क्योंकि आपने देखा है कि अभी मेरा कितना बिजी सब कुछ होता है कि मुझे बहुत मैं तो बड़ी इंस्पायर्ड हूं उनसे। तो अभी हम यही सब देख रहे थे, तो क्या होता है इतना ज़्यादा ना टाइम नहीं होता, तो बहुत भी कर लिया, तो आपने मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लिया, आपने फेस वॉश अच्छा यूज करना चाहिए हमेशा, और प्रॉपर तरीके से मेकअप क्लेंस करना चाहिए। होता क्या है हमारे यहाँ उमूमन लड़कियों की प्रैक्टिस क्या है जी, मेकअप भी किया हुआ है, बाहर से आए भी हैं, तो वो जल्दी मेकअप रिमूव या बहुत भी तो वाइप्स यूज कर रहे हैं सिर्फ। तो क्लेंजिंग का क्या तरीका है जो कि आपको एक्नी की तरफ नहीं लेके जाता?
देखिए क्योंकि मैं पर्सनली कभी ऑयल, बेबी ऑयल यूज कर लिया, सर्दियां हैं तो ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल यूज कर लिया, सबसे अच्छा makeup गर्मियां remover हैं वो तो है। क्लेंजर यूज कर लिया, ऑयल यूज नहीं किया। तो मैं मेरी ये प्रैक्टिस होती है। जी उमूमन जी हम डायरेक्ट वाइप्स अप्लाई करते हैं, मुंह पे मेकअप उतरता है, फेस वॉश कर लेते हैं, तो क्या उससे भी पिंपल्स वगैरह और ये सब चीजें आ जाती हैं? हो सकता है कि वो वाइप्स किस कंपनी के हैं, वो डिपेंड करता है कि उनमें कितनी केमिकल ओरिएंटेशन है। बट जिस तरह आपने बताया कि आप ऑयल यूज़ करती हैं, इससे अच्छा मेकअप रिमूवर नहीं है, स्पेशली कोकोनट ऑयल। लेकिन अगेन आपकी स्किन टाइप क्या है, अगर आपकी स्किन टाइप ऑलरेडी ऑयली और उस पर आप फिर मज़ीद ऑयल डाल रही हैं तो दैट इज़ अगेन अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम। बट अगर ऑयल लगा के आप फिर प्रॉपरली फेस वॉश कर रही हैं फिर ठीक है, लेकिन ऑयल लगा के अगर आप सो रही हैं दैट्स अगेन अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो एक्चुअल तरीका जो है क्लिनजिंग का वो यही है, प्रॉपर मेकअप रिमूवर लिया जाए काफ़ी। और आई प्रेफर नॉट क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ, लेकिन क्योंकि अब काफ़ी मेडिकेटेड मेकअप रिमूवर्स आ गए हैं, ठीक है, जिससे कोई एक्नी नहीं होगी आपको। वो प्रॉपरली रिमूव करता है मेकअप, रिमूव करने के बाद फिर आप एक और क्लिनजर यूज़ करेंगी, उसके बाद फेस वॉश यूज़ करेंगे। अच्छा, तो सही। दैट इज़ कॉल्ड डबल क्लिनजिंग। उससे फिर आपका सारा मेकअप उतर जाता है, फिर आप सुकून से सोएं, बस मॉइस्चराइजर लगाएं और सो जाएं। ये तरीका। अच्छा, अमूमन ये भी है कि जो ख़वातीन जिनके पास जो ज़्यादा अपनी स्किन से मोहब्बत करती हैं और जो है ना उसको टाइम देती हैं, हो क्या रहा है कि इतनी प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में। और दूसरी चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि हर शख्स जो है ना इन्फ्लुएंसर और वो यूट्यूबर है ना, आपने ये चीज़ एड्रेस तो की है। अब वो क्या कर रहा है जी, मैं स्टार्ट वो ब्रांड्स, मैंने इसीलिए पीआर लेना बंद किया था कि जी मसला ये होता है कि आपको फिर सच झूठ सब कुछ कहना पड़ता है। बिल्कुल, तो अब ऐसे ही उसमें है। क्या हो रहा है जी, अगर 8 प्रोडक्ट्स एक डब्बे में मुझे मिली हैं तो मैं आठों को मुंह पे लगाऊंगी और अगली आवाम को भी बताऊंगी कि 8 तुमने चीजें लगानी तो तुम अच्छी लगोगी। तो उमूमन क्या कर दिया हमने जी, स्टार्ट करेंगे आइसिंग से, फिर सिरम एंड देन और फलाना, फिर डे क्रीम, फिर नाइट क्रीम है। तो मतलब कभी एक आध दफ़ा मैंने देखा तो मैंने कहा यार मतलब सीरियसली इतनी प्रोडक्ट्स, तो क्या रोल है हमारे यहाँ ये सिरम्स का, किस तरह से अप्लाई करने चाहिए? और वो फिर हमने नया नया नाम सीख लिया, हेलोनोरिक एसिड और निनासिमाइड जो है क्या सिरम, एसिड होता है, सिरम होता है, क्या होता है? सिरम होता है जी। सिरम होता है जी। तो वो जी सब मैंने देखा है, वो भेड़ चाल ओवर द काउंटर अवेलेबल और सब लगा रहे हैं। तो भाई किन स्किन टाइप को क्या अप्लाई करना चाहिए, सिरम तक रहे जी। कितनी प्रोडक्ट्स अप्लाई, डे अलग क्रीम है, नाइट अलग है, सनब्लॉक भी लगा रहे हैं, मेकअप भी लगा रहे हैं। आपने ये जो बात की, मैं ऑलमोस्ट हर शो पे करती हूँ कि हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं है। और ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, नो ऑफेंस टू देम, आप बिल्कुल बहुत अच्छा काम करें, लेकिन प्लीज़ आप उस चीज़ को प्रमोट, आप हर चीज़ को प्रमोट करें जिस तरह आपने बोला। और हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं है। अब वो कोई कह देता है मुझे इससे फ़र्क पड़ा, उस इन्फ्लुएंसर ने लगाया था, उसकी स्किन तो बहुत अच्छी हो गई, मेरी स्किन ख़राब होगी, क्योंकि आपकी स्किन वो वाली स्किन नहीं है और वो फिल्टर पे लगा के आपको वो स्किन दिखाई है उन्होंने। बट अगेन आपने जिस तरह मेंशन किया, अब वो 10 चीज़ें बता देते हैं डे में और 5 चीज़ें नाइट में। ठीक है, तो बंदा कोई और काम ना करे, बस यही लगाता रहे और अपनी पूरी ज़िंदगी छोड़ दे। और बस स्किन का इस तरह नहीं है, आपको एड्रेस करना है आपका इशू क्या है। अगर आपको पिगमेंटेशन है तो उसका सीरम यूज़ करें बस, अगर एक्ने है तो आप उसका सीरम यूज़ करें, दैट्स इट। मैं अब काफ़ी लोग इस चीज़ से डिफ़र करेंगे, लेकिन मैं कहती हूँ हाइलुरोनिक जो सीरम है इट्स ओवररेटेड, क्योंकि जब आप मॉइस्चराइज़र यूज़ करें तो उसका काम भी आपको हाइड्रेट करना है, अगर आप हाइलुरोनिक एसिड यूज़ करें तो उसका काम भी हाइड्रेट करना है। तो दोनों में से कोई एक चीज़ यूज़ कर लें, बजाय दो चीज़ें यूज़ करना। इतना स्किन को लेट इट ब्रीथ, प्लीज़ लेट द स्किन ब्रीथ। सुबह आप उठें, फेस वॉश यूज़ करें, मॉइस्चराइज़र यूज़ करें, कोई सीरम यूज़ करें, सनब्लॉक लगाएं और जाएं बस। सीरम में क्या होना चाहिए, किस तरह का सीरम का इंतखाब होगा? इशू क्या है? एग्जांपल, अगर पिगमेंटेशन हो रही है तो पिगमेंटेशन के सीरम विटामिन सी है, वो यूज़ करें। अगर आपका पोर्स का इशू है, नाइसिनामाइड यूज़ करें, दैट्स इट। ठीक है, लेकिन ये और जिनको पिंपल्स ऑयली है उनको वो कौन सा यूज़ करें? उनके लिए कोई सीरम नहीं है। आई रेकमेंड प्लीज़ कोई सीरम यूज़ ना करें। सैलिसाइलिक एसिड आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारी स्किन टाइप एशियन इस तरह की, हमारा धूप का एक्सपोजर इस तरह, मैं रेकमेंड करती हूँ कि ना करें। ठीक है, उसके लिए ट्रीटमेंट्स ले लें आप, वो बेहतर है। और ट्यूब्स आती हैं काफ़ी, वो आई कैन नॉट मेंशन देम ओवर द टीवी, लेकिन आप अगर बता दें कि आपका क्या इशू है, यू कैन कम सी अस एंड वी कैन रेकमेंड कि कौन सी क्रीम कब यूज़ करनी है। अच्छा, ट्यूब से आपने याद दिला दिया जी, जिसके दाना हो गया, वो एक मारूफ ज़माना ट्यूब है, चल रही है जी, वो मिल जाती है, वो हर बंदा उसको लगा रहा होता है। और उसके साइड इफेक्ट्स कितने हैं, अगर उसको जब पता लगता है मेरा मुंह साफ हो रहा है, फिर वो पूरे मुंह पे लगता है, हाथों पे। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये क्या है उसका साइड इफेक्ट? फुल ऑफ स्टेरॉइड्स, वो आपकी स्किन पतली कर देती है और जैसे ही आप छोड़ते हैं तो उसका एडवर्स इफेक्ट होता है। तो प्लीज़ आप डायरेक्टली जंप ना करें स्टेरॉइड्स पे, तो वो क्रीम तो बिल्कुल यूज़ ना करें जो आप मेंशन कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। उससे बहुत अच्छी भी हैं जो लेस पोटेंट है और आपकी स्किन को हार्म नहीं करेंगे और एक्ने भी चली जाएगी। व्हाइटनिंग सीरम्स, अभी हम सीरम्स की बात करते हैं, व्हाइटनिंग सीरम्स बहुत आ गए। जी बिल्कुल बिल्कुल। और अब उनको किस तरह इस्तेमाल करना है, उनका इंतखाब किस तरह से करना है, किन को करना है? देखिए, ब्राइटनिंग
करना बुराई नहीं है। वाइटनिंग पे मैं अगेन आई एम अ बिट अगेंस्ट कि आप अपनी स्किन में कंफर्टेबल हो। अगर आपको अनइवन स्किन टोन हो रहा है, स्किन टैन हो रही है, तो आप उसको ठीक कर लें, ठीक है। लेकिन ये जो ब्लैक से वाइट होने वाला कॉन्सेप्ट है, ये हो भी नहीं सकता। किसी को ब्लैक से वाइट होते हैं और ये होता भी नहीं है, सही बात है, ये होता भी नहीं है। और ये जो बेच रहे हैं लोग कि हम इतने इंजेक्शंस लगा लेंगे तो गोरे हो जाएंगे, आप 4 शेड ऊपर चल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। मैक्सिमम 1 शेड ऊपर जाते हैं और वो आपको मेंटेन करना पड़ता है। इफ यू आर विलिंग कि आप वो इंजेक्शंस लगवाते रहें तो ठीक है, वरना फिर प्लीज डोंट स्टेप इनटू इट, मत करें। मतलब मैं पहली भी डर्माटोलॉजिस्ट या एस्थेटिक फिजिशियन ऐसी देख रही हूँ जो कि मतलब डिस्कस, वरना उमूमन क्या होता है, नहीं जी अच्छा हो जाता है, बूस्ट मिलता है, वो विटामिन सी हैं, वो ठीक है इंटेक, लेकिन ये चीज नहीं बताते कि वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, वो आपने करते रहना, जहाँ आपने छोड़ा तो वहाँ पे आप फिर बैक टू नॉर्मल आ जाते हैं अपने स्किन टोन के। वो आप बिल्कुल ठीक करिए, वो इम्यूनिटी के लिए अच्छा है, एंटीऑक्सीडेंट है। लेकिन ये जो गोरा होना है ना, वो गोरा आप नहीं हो सकते। हमारे यहाँ हो क्या रहा है कि हम जी टीवी पे, इंस्टाग्राम पे अदाकाराओं को देख रहे हैं और उनके स्किन को चेंज होता हुआ देख रहे हैं, और उनको कहीं ना कहीं वो क्लिनिक्स में भी जाती हैं तो वहाँ पे भी उनको शाउट आउट देना है, तो बता देती है। तो उमूमन लोगों को ये चीज़ पता लग जाती है कि अच्छा इसने ये काम करवाया, बिल्कुल ऐसे ही। और वो सब शुरू हो जाता है यार वो हमेशा ऐसी दिखती हैं तो हम क्यों नहीं दिख सकते। अब आप ये देखें ना, हमें मेकअप रूम में टाइम लगा ऐसे दिखने के लिए। हाँ, वो इस वजह से हम नहीं दिखे क्योंकि हमने इंजेक्शंस लगाए हैं, कुछ लगाए। नो डाउट बेहतर हो सकता है, लेकिन अगेन वो ब्लैक एंड वाइट वाली सिचुएशन नहीं हो सकती। स्किन का ख्याल रखें, स्किन बेहतर लगेगी। अब अपना अंदर का ख्याल रखेंगे तो स्किन बहुत ही बेहतर लगेगी, बजाय कि आप ऊपर ट्रीटमेंट्स कराएं, ये सब कराएं। डाइट एंड सबसे पहले स्ट्रेस लेवल्स, जो हर कोई स्ट्रेस में है आजकल, लेकिन इसका बड़ा ताल्लुक है फेस से। आप जिस दिन बड़ा स्ट्रेस्ड होते हैं ना, आपको लगेगा आपका थोड़ा फेस डार्क हो रहा है, डल हो रहा है, पिगमेंटेशन सी आ रही है। जिस दिन आप खुश होंगे उस दिन कहते हैं भैया आज खिल रहे हो, खैर है। तो वो इस तरह है। तो आप बजाय कि ये इन चीज़ों की तरफ जाएं, ट्रीटमेंट्स की तरफ, पहले विद इन और अपनी डाइट ये करें तो वैसी चीज़ें हल हो जाएंगी। बहुत सारे ट्रीटमेंट्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं जी। जैसे हम एक्ने के लिए भी ट्रीटमेंट्स देख रहे हैं, मुख्तलिफ तरह की जो ना मशीन्स भी अब उसमें इन्वॉल्व हो गई हैं, जैसे फेशियल्स के नाम से हैं, लेजर्स हैं, और कौन कौन सी चीज़ें आ गई जिनको आप लेके सपोर्ट हासिल कर सकते हैं, और वो उनका मतलब नुकसान भी नहीं है। नुकसान बिल्कुल नहीं है। एक्ने मुझे लगता है इसको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है, उसको इग्नोर मत करें। चाहे वो बच्चों की भी एक्ने जो हो जाती है, टीनेज एक्ने हो जाती है, तो पेरेंट्स कहते हैं जी इस एज में तो होती है, छोड़ दें जी, लेकिन नहीं प्लीज़, वो ठीक है, इट्स अ प्रोसेस, लेकिन वो जो एक्ने हो जाएगी वो स्कार छोड़ जाएगी। वो स्कार के लिए फिर जो आप हमारे पास 5 साल बाद आएंगे तब तक बात बहुत देर तक हो चुकी है, फिर सेशंस ज़्यादा लगते हैं। तो उसको पहले ही ट्रीट कर लें ताकि स्कारिंग ना हो, वरना एक्ने की प्रॉपर्टी है कि वो स्कारिंग लाजमी करेगी, ठीक है। आपने जिस तरह मेंशन किया कि काफ़ी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, बिल्कुल अवेलेबल हैं, लेजर्स भी अवेलेबल हैं, दवाइयाँ भी अवेलेबल हैं। आपकी मर्ज़ी आपको किस चीज़ के लिए ऑप्ट करना है, इट्स अप टू यू, क्विकर, फास्टर, जिस तरह भी यू हैव टू डू इट। लेकिन यस, कुछ चीज़ें हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जिस तरह लेजर्स हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स इन सेंस ये कि आप अगर ख्याल नहीं करते हैं तो वो हाइपर पिगमेंटेशन की तरफ चले जाते हैं, मतलब आपको डार्कनेस फेस पे आना शुरू हो जाती है। तो उसके लिए हम कहते हैं जब आप लेज़र करवाएं तो 3-4 दिन घर से बाहर ना निकलें बिल्कुल भी। कुछ लेज़र्स हैं जिनका टाइम 2 वीक्स तक भी है, तो 2 वीक्स तक हम कहते हैं ना चूल्हे के पास जाएं, ना घर से बाहर निकलें। तो ये अगर ख्याल कर लेते हैं तो कराएं, सकते हैं तो प्लीज़ मत कराएं। सही। बहुत सारे फेशियल ट्रीटमेंट्स भी हो रहे हैं, जैसे अभी जो है हमने देखा कि वाइटनिंग फेशियल्स आए, उसके अलावा जो है वो हाइड्रा फेशियल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, और भी काफ़ी तरह की चीज़ें हैं जो इस वक्त जो है ना मार्केट में, जिनके नाम हम देखते हैं और ख़वातीन करवा रही हैं। अब किस तरह की मतलब स्किन टाइप वाइज किस तरह आपको चूज़ करना है, कितना टाइम के बाद आप करा सकते हैं, और किन लोगों के लिए ज़रूरी है, किन के लिए गैर ज़रूरी है, इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। लेकिन ब्रेक ले लेते हैं पहले, उसके बाद। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जैसे मैंने जाने से पहले कहा था, मुख्तलिफ तरह के फेशियल्स हैं, और जो है किस तरह का फेशियल कौन यूज़ करना चाहिए, कितना टाइम के बाद करवाना चाहिए, किन स्किन टाइप्स को, इस बारे में भी बताइए। आई थिंक जिनकी ऑयली स्किन है वो थोड़ा ज़्यादा करवाएं, जितना करवा सकते हैं, क्योंकि उस पर ऑयली जितना सीबम प्रोड्यूस होता है तो वो क्लिनजिंग की उसको ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन अगर अगेन घर पे क्लिनजिंग आप अच्छे से कर लेते हैं तो मेरे पास ना आए, आप खुद करवाएं। हाइड्रा फेशियल्स बहुत ज़्यादा मार्केट में एक हाइप क्रिएट हो गई, और हाइड्रा फेशियल्स लोग उसको समझ रहे हैं कि वो एक ट्रीटमेंट है, वो ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ सफाई है और स्किन की हाइड्रेशन है। अगर आप कहें कि आप हाइड्रा से आपकी एक्ने ख़त्म हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी, ख़त्म नहीं होगी। अगर आप कहें उससे पिगमेंटेशन ठीक हो जाएगी तो वो भी ठीक नहीं होगी। इट्स जस्ट क्लिनजिंग, जिस तरह आम फेशियल्स होते हैं। अगर आपने जिस तरह बात की वाइटनिंग फेशियल्स की, आई डोंट डू दोज, क्योंकि वाइटनिंग फेशियल जैसी कोई चीज़ मेरे हिसाब से नहीं है। क्योंकि आप सफाई करेंगे, स्किन ठीक होगी, आप एक दिन के लिए 2 दिन के लिए ब्राइट लगेंगे, अगर आप उसको वाइटनिंग कहना चाह रहे हैं दैट्स फाइन, लेकिन अगेन वाइटनिंग कुछ भी नहीं है।
ठीक है वो। अच्छा, क्या इसमें क्या कहते हैं उमूमन सैलून्स में भी और जो क्लिनिक्स वगैरह बने उसमें क्या कहते हैं जी, वाइटनिंग हम वो है कि हम उसमें सीरम अप्लाई करते हैं, वो 2 से 3 दफ़ा अगर आप सिटिंग्स लेंगे तो आप जो है वो आपकी स्किन टोन ब्राइट हो जाएगी, वाइट हो जाएगी, इस तरह की बातें करते हैं। वो अगेन आई थिंक आप हम केमिकल पील करते हैं जो ब्राइटनिंग होती है, उससे आपकी स्किन जो है ना वो अनइवन टोन उसकी ठीक होना शुरू हो जाती है। दैट इज़ वन फेशियल दैट यू कैन मे बी से कि उसमें हम क्लिनजिंग भी करते हैं, फिर एक केमिकल लगाते हैं जिससे आपकी स्किन जो है वो ब्राइट होती है और विद इन फ्यू सेशंस वो स्किन इवन होना शुरू हो जाती है। वो एक फेशियल है। बाकी हाइड्रा फेशियल आई वुड रिकमेंड कि अगर हर महीने नहीं तो 2 महीने में एक दफ़ा आप करवा लें ताकि आपका फेस साफ रहे। दैट्स इट। लेकिन हर 15 दिन बाद कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, महीने में 2 दफ़ा कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और प्लीज़ आदमी ज़रूर कराएं, फेशियल सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है, इट्स ऑल्सो फॉर मैन। उनकी भी उतनी स्किन है जितनी हमारी स्किन है, उनकी ज़्यादा ख़राब होती है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उनको समझाए कैसे, लाइक मैं अपने मियाँ को कहती हूँ भाई आप चले जाओ सैलून, लेकिन वो अरे छोड़ो यार, मुझे क्या तो मतलब ज़रूरत है। नेग्लिजेंस है कि नहीं, हमें प्रैक्टिस नहीं है कि जाना नहीं है यार, हम क्या करेंगे जी। तो हमारी ओवरऑल जो है ना ज़्यादातर मर्दों का यही मसला है कि उनको जो है वो भेजना ही एक मुश्किल काम हो बिल्कुल जाता ऐसे है ही ऐसे ही कि आप उनको कन्विंस करके भेजें किस तरह। नहीं, लेकिन but- अच्छी बात है कि वो ये कपल सैलून्स वगैरह का भी जब से रिवाज थोड़ा सा आम हुआ है, कॉन्सेप्ट हुआ है हमारे यहाँ, तो वो ये होता है कि चलें सेल्फ ट्रीटमेंट के और सेल्फ ट्रीट के तौर पे ही चले जाते हैं, कुछ थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है। आई एम ग्लैड थोड़ी अवेयरनेस आदमियों में भी अब आ रही है। पहले तो बिल्कुल कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं, कोई कहता था बट हम सफाई करवाने चल रहे हैं, हमें तो जरूरत ही नहीं है, लड़की हो क्या जरूरत है, लोग मजाक उड़ाते थे। फेशियल कराने का नाम से होता था कि ओ हो लड़की। जी 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 बिल्कुल। अब शुक्रिया तो होता था शादी के टाइम पे जी, दूल्हा उस दिन कराता था, उसके अलावा नहीं कराता था। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है लोगों में थोड़ा अवेयरनेस आ रही है। इवन मैनिक्योर पैडिक्योर जो है ना वो बहुत, मुझे लगता है कि मर्दों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी है। क्यों मैं कहती हूँ क्यों इसको एक हाइप बनाई हुई है आपने कि कोई बुराई है, उनकी भी उतने ही नाखून है, उनके भी उतने ही पाँव है जितने हमारे, जितनी हमें सफाई की जरूरत है उनको भी जरूरत है, बस नेल पॉलिश ना लगाएं, बाकी सब करें। हाँ, तो इट्स फाइन। बिल्कुल, वो बाहर घूमते हैं तो ज्यादा जो है उनको जरूरत होती है, बिल्कुल। सन ब्लॉक की भी बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन मर्दों को सन ब्लॉक का इस्तेमाल, फेस वॉश अच्छा इस्तेमाल करने का, वो मैंने देखा है। जिस तरह आपने बात की कि मेरे हस्बैंड को भी यही प्रॉब्लम होती है जी, वाइट कास्ट आ जाती है मुंह पे, या मैं काला लगना शुरू हो जाता हूँ, एक अजीब सी वो लुक आती है। तो आई थिंक अभी ये सनब्लॉक में क्या इशू है, उसको लगाओ तो अजीब सा एक वाइट कास्ट। लेकिन वही वाली बात, सही सनब्लॉक भी तो यूज नहीं करना ना, जो आपको हम रेकमेंड कर दें तो वो आप प्लीज वो यूज करें, जो पड़ा हुआ है वो आप यूज कर लेते हैं, तो वो इट्स नॉट फॉर एवरीवन। अब मेरा सनब्लॉक अगर वो लगाएंगे तो उन पे वो फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी स्किन के लिए अलग है। किस तरह का सनब्लॉक चूज करना है? वाटर बेस्ड। वो कैसे पढ़ेंगे उसको? उस पे लिखा होता है सनब्लॉक पे, वाटर बेस्ड सनब्लॉक होता है, या फिर वही जिससे मैंने बताया नॉन कॉमोडोजेनिक सनब्लॉक होता है, तो उसकी वाइट कास्ट नहीं होती। वो आप हर 2 घंटे बाद स्प्रे करें प्लीज, हर 2 घंटे बाद। सनब्लॉक का असर 2 घंटे बाद खत्म हो जाता है, वो यूज। बच्चों के लिए भी सनब्लॉक इस्तेमाल करना है तो उनके लिए किस तरह का चूज करेंगे? उनके लिए भी बच्चों के सनब्लॉक्स आते हैं जो थोड़ा माइल्ड होते हैं स्किन के लिए, लेकिन अगेन SPF 20 से ऊपर बच्चों के लिए, और बड़ों के लिए SPF 50 मिनिमम। 100 खरीद लेते हैं, 90 खरीद लेते हैं हम लोग, एक ही बात है, SPF 50 से ऊपर सब एक ही चीज़ है। अच्छा ठीक। एक और चीज़ है, जब मैं थोड़ी देर पहले ट्रीटमेंट्स की बात करी थी, उसमें हमारे यहाँ थोड़े अरसे पहले बहुत कॉमन हुआ ये BB ग्लो ट्रीटमेंट और PRP सेशंस हुए जी, ये सब क्या है? देखिए BB ग्लो जो है मेरे क्लिनिक पे भी होता है, लेकिन आप देखेंगे कि मैं सबसे ज़्यादा अगेंस्ट इस ट्रीटमेंट के हूँ, क्योंकि वो को बहुत इंसिस्ट करे तो हम करते हैं कि जिस तरह आपका है, आपका रोज़ मेकअप है, तो कुछ लोग वो कहते हैं हमें रोज़ मेकअप करना पड़ता है, रोज़ हमारी जॉब की रिक्वायरमेंट है तो आप हमें कर दें, तो हम कर देते हैं। वरना मेरे हिसाब से इट इज़ सिरम जिसमें टिंट है, जिसमें कलर है। आप जब इसको नीडल के थ्रू स्किन में डाल रहे हैं तो आप बेसिकली ग्लैंड के अंदर वो कलर और वो टिंट फंसा रहे हैं, तो आपकी स्किन तो क्लॉग हो गई है, तो इट्स नॉट वेरी गुड फॉर योर स्किन। अनटिल आपकी बहुत मेजर रिक्वायरमेंट है तो आई वुड प्रेफर मेकअप से बेहतर है फिर आप वो कर लें, लेकिन जिसका एवरीडे यूज़ नहीं है प्लीज़ BB ग्लो की तरफ मत जाएं। मुझे ऐसा लगा कि परमानेंट भी नहीं है, वो 1-2 सेशन में मैंने लिया था बहुत टाइम पहले, लेकिन उसमें क्या हुआ कि वो 2-3 दफा में उतनी मेहनत करो, जाओ, उतना वो प्रोसेस आप कराओ, कि हाँ तो कि ये आपका मेकअप का परमानेंट सोल्यूशन है नहीं, मतलब नहीं परमानेंट सोल्यूशन तो मैं कहती हूँ इंसान परमानेंट नहीं है तो कोई चीज़ परमानेंट कैसे हो सकती है? आप जाते रहे, करवाते रहे, हर चीज़ मेंटेनेंस मांगती है। मैं कहती हूँ आप दफ़ा अगेन डॉक्टर्स काफ़ी इस चीज़ के अगेंस्ट होंगे, लेकिन आप एक दफ़ा एस्थेटिक्स में घुस जाएं तो वापस नहीं आते आप। तो आप जब तक प्रिपेयर्ड हैं कि मैंने हर महीने 2 महीने जाना है, तो फिर आप आएँ, आपका फाइनेंसेस और आपको खुद इजाज़त है कि आप जा सकते हैं तो जाएँ, वरना इसमें मत घुसें। बीइंग अ एस्थेटिशियन बहुत कम लोग जो है ये बात करते हैं और बताते हैं, उनको तो ये होता है कि जी आप आएँ और करवाएं और करवाते रहें,
इस तरह जो है ना आपकी स्किन बेहतर होगी। हालांकि मुझे उसमें कोई इतना फ़र्क नज़र नहीं आया था बीबी ग्लो में, और उसमें बस एक्टिविटी है आपके पास। बेसिकली यही यार, आपको खुद को जो है ना वो मेंटल सेटिस्फैक्शन हो जाती है कि जी मैं कुछ करा के आई हूँ तो मैं बेहतर लग गई हूँ। बट ऑनेस्टली वो आप जब मुंह 2-3 दफ़ा धोएंगे तो वो उतर जाता खत्म हो जाता है, वो 2 दिन में उतर जाता है। पीआरपी का क्या इफेक्ट होता है? पीआरपी इज गुड। वो है क्या ट्रीटमेंट? वो एक्चुअली होता है कि हम आपका ही ब्लड डिराइव करते हैं और उसमें से जो रिच प्लाज्मा होता है या रिच फिब्रिन होता है वो हम इंजेक्ट करते हैं उन जगहों पे जहाँ ज़रूरत हो, बाल हो गए, फेस हो गया। दैट इज़ अ गुड ट्रीटमेंट। वो अगर आप हर 15 दिन 20 दिन बाद भी कराएं तो वो सेफ है, क्योंकि आपका अपना ब्लड है, हम अपना कुछ नहीं लगाते। उससे इफेक्ट क्या आता है स्किन पे? बालों के लिए इसके इफेक्ट ये है कि आपका हेयर लॉस थोड़ा रुक जाता है, हेयर थिक होता है और हेयर ग्रोथ प्रमोट होती है, ठीक है। और अब तो एक नई ट्रीटमेंट आ गई एक्सोसोम्स, विच इज़ वेरी गुड। वो बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है बालों के लिए। इट्स अगर जिस तरह पीआरपी की एफिकेसी अगर 10% है तो दैट इज़ मल्टीप्लाई बाय 50। जहाँ आपको 6 सेशंस पीआरपी की 8 सेशंस चाहिए, वो 1 सेशन ही काफ़ी है, लेकिन उससे हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। और यही पीआरपी फेस के लिए बहुत अच्छा है। वो आपकी ब्राइटनिंग इफेक्ट, स्कार्स के लिए बहुत अच्छा है, पिगमेंटेशन के लिए बहुत अच्छा है, एंटी एजिंग है। अगर आप ये मेंटेनेंस करनी शुरू कर दें तो आपको रिंकल्स और ये बोटॉक्स फिलर्स तरफ आप नहीं आएंगे। किस एज से स्टार्ट करना चाहिए? आई थिंक फ्रॉम एज ऑफ 18-19 इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। आप स्टार्ट कर अच्छा, कोई मसला तो वेरी यंग एज? या बिकॉज अब तो यंग एज से ही प्रॉब्लम्स है ना। अब प्रॉब्लम ये कि हम यंग एज से ही मेकअप कर रहे हैं, यंग एज से ही सब कुछ कर रहे हैं। यंग तो आप यंग एज से ही पहले तो जी लिपस्टिक ही आपको शादी के बाद लगाना अलाउड था। अब तो मैं हैरान हूँ कि छोटी-छोटी 16-17 साल की बच्ची इन्फ्लुएंसर्स बनी हुई हैं और वो प्रॉपर मेकअप कर रही हैं। तो अब फिर तब से ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं आपकी स्किन पे। वो एक दौर होता था जब हमारी नानियाँ या जो पेरेंट्स थे वो कहते थे हम सिर्फ लक्स साबुन से या किसी साबुन से मुंह धोते थे और स्किन बड़ी अच्छी थी। वो दौर बिल्कुल सही था। अब इतना कुछ अप्लाई हो गया है फेस पे। और वो अच्छा, मैंने एक और भी चीज़ देखी है, मतलब लाइक पता नहीं ऑफ टॉपिक है क्या है, लेकिन मतलब एटीट्यूड्स पे बात है। पता नहीं आप इसको सही कहेंगी गलत कहेंगी, क्या हो रहा है कि जी ये जो 17-18 मतलब लाइक आप ले आए 15-16 साल की बच्चियों को उठा जी और 20 के ब्रैकेट तक अब आप ले आए, तो हमें ये याद था कि मतलब आई वाज नॉट अलाउड कि आप इतना ज़्यादा जो है ना वो मेकअप और चीज़ें आपको मतलब नहीं होता था, और हम करना भी पसंद नहीं करते थे। हाँ ठीक है, बस सही चल रहा है। जी बहुत हुआ काजल लगा लिया, कोई लिप ग्लॉस का उस वक्त जमाना था, तो वो क्लियर लिप ग्लॉस आता था, वो लगाया होता था, वो फैशन था, वो बहुत बड़ी। अब क्या है कि मुझे ऐसा लगता है मुझसे ज्यादा प्रोडक्ट्स जो है ना वो इस एज ग्रुप के पास, बच्चियों के पास वही वाली बात, सिरम लगाना, नाइट क्रीम की, वो इतनी प्रोडक्ट्स आ रही, फिर वो एक्नी और स्किन खराब और ये सब लेकर आ रही हैं। तो आपको नहीं लगता कि असल कॉज ये भी है? मुझे लगता है कि पेरेंटिंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि ये पेरेंट्स को जो है ना इतनी परमिशन और इतना, हम भी एक किसी बहुत पुराने दौर से नहीं है इसी दौर में, लेकिन हम बड़े कंट्रोल थे अपने टाइम पे। अब तो बच्चियां सुनती ही नहीं है पेरेंट्स की और वो सब कुछ खुद करे, और पेरेंट आर अलाउिंग इट कि एक, मैं वही कहती हूँ, मॉडर्निज्म और एक बड़ा ऑफ सा वर्ड है बगैरती में बड़ा फर्क है। ये भी हो गया ना, स्टोर जा रहे हैं सब अपनी अपनी पसंद का सामान से ले रहे हैं, उठा रहे हैं, पूछने वाला नहीं है ना, ओवर एंड में बिल हो रहा है एंड देन फिर जी कोई पूछने वाला नहीं है। हमारे पेरेंट्स तो हर चीज़ का बड़ा चेक एंड बैलेंस रखा हुआ था, कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, क्या करें, भाई इतना तैयार हो रहे हैं, क्यों तैयार हो रहे हैं, क्या यू नो। अब तो वो है ही नहीं सिस्टम, तो बड़ा प्रॉब्लम है ये बच्चियों का। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वाकई बिल्कुल सही बात कही डॉक्टर लाइबा ने भी कि आप जो ना सबसे ज़्यादा वैसे इसमें मदर का रोल होता है कि उसमें आपने ख्याल रखना है अपनी बच्चियों के स्किन का, खुद भी कि बहुत ज़्यादा चीज़ें आप अप्लाई ना करवाएं, नेचुरल चीज़ों की तरफ जाएं, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कंसल्ट करें डॉक्टर से, आपको जो है ना उसका हल ज़रूर मिलेगा। डॉक्टर लाइबा, आपने इतना वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। अपने स्किन का ख्याल रखें, हाइड्रेट रखें अपने आप को, कम चीज़ों का इस्तेमाल करें जो आपकी स्किन के अकॉर्डिंग हो, बस उतना ही लगाइए। यहाँ पर ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक के बाद अगला सेगमेंट होगा। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब, अब आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करवाने जा रहे हैं। हम ये कहानियाँ रोज़ाना सुना रहे होते हैं आपको, और आज भी मैंने आपको कहानी सुनाई, लेकिन ज़िंदगी में हम कहते हैं ना कहीं सबको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो आज एक ऐसे ही इंसान से आपको मुलाकात करवाएंगे कि मैं कई कहानियों में आपको इन दी एंड मोरल ऑफ द स्टोरी क्या निकल रहा था कि जब आप मेहनत करते हैं, जब आप लगन करते हैं और उसको अपनी ज़िंदगी में किसी गोल को अचीव करना चाहते हैं, तो फिर आपके रास्ते में जितनी भी रुकावटें आएँ आप उनको जो है वो सामने नहीं लाते, और क्या करते हैं कि आप अपने गोल के पीछे लग जाते हैं और उनको अचीव कर लेते हैं। सक्सेस तभी मिलती है जब आप हार्ड वर्क करते हैं, जब आप पहला कदम रखते हैं और पहले कदम से सीढ़ी चढ़ना शुरू करते हैं और आखिर तक जाते हैं। तो इसी कहानी की आज सच्ची मिसाल हमें नज़र आ रही है। मेरे साथ इस वक्त शो में मेहमान मौजूद हैं, उनका नाम रहमान शाह है। वेलकम करते हैं उनको शो में। और रहमान ने जो अपनी ज़िंदगी की स्ट्रगल है वो अगर हम पीछे चले जाएँ तो आज से 12 साल पहले एक रेस्टोरेंट में एज अ वेटर काम करना शुरू किया, फिर कुछ रेस्टोरेंट्स में काम करते रहे, उस सारे काम को सीखा
और उसके बाद जो है वो एक पहले रेस्टोरेंट का स्टार्ट लिया, छोटा स्टार्ट किया, बड़ा स्टार्ट किया, क्या जर्नी रहा और आज कहाँ तक पहुँच चुके हैं, ये रहमान की ज़बानी पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमान साहब, कैसे हैं आप? सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए, वेलकम टू द शो। शुक्रिया आपने वक्त दिया। अच्छा रहमान, अभी हम जैसे बाद में कहानियाँ सुनाती हूँ अपने शो में रोज़ाना, और उसमें सबसे ज़्यादा हम बात यही करते हैं कि जब आप हार्ड वर्क करते हैं, जब आप जो है किसी मकसद के पीछे लग जाते हैं, तो आप ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। आपने ये जो आज माशाल्लाह आप जहाँ तक पहुँचे हैं, क्या करना पड़ेगा, मैं कैसे जो है ना वो सब चीज़ों को मैनेज करूँगा। आप एक वेटर थे, आपको ज़ाहिर है हर चीज़ को मैनेज करना, खाना बनाना, शेफ़, ये सब चीज़ों को रखना होगा, तो आपने किस तरह से किया? पहले इनिशियल प्लान क्या था आपका पहले रेस्टोरेंट बनाते? हमें तो इस काम में बहुत तजुर्बा है, यानी बहुत टाइम से मैं काम करता था, यानी हर चीज़ का हमें पता है कि कढ़ाई वाला किस कुक वगैरह। पर मेन मसला आपका ये होता है, अगर आप वेटरेस से उठते हो, पैसों की बात होती है, तो कारोबार के लिए पैसे ज़रूरी होते हैं। तो उस टाइम मैंने छोटे से स्टार्ट लिया था, मैंने कहा चलो अल्लाह का। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। और जनाब, अब आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करवाने जा रहे हैं। हम ये कहानियाँ रोज़ाना सुना रहे होते हैं आपको, और आज भी मैंने आपको कहानी सुनाई, लेकिन ज़िंदगी में हम कहते हैं ना कहीं सबको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो आज एक ऐसे ही इंसान से आपको मुलाकात करवाएंगे कि मैं कई कहानियों में आपको इन दी एंड मोरल ऑफ द स्टोरी क्या निकल रहा होता है कि जब आप मेहनत करते हैं, जब आप लगन करते हैं और उसको अपनी ज़िंदगी में किसी गोल को अचीव करना चाहते हैं, तो फिर आपके रास्ते में जितनी भी रुकावटें आएँ, आप उनको जो है वो सामने नहीं लाते, और क्या करते हैं कि आप अपने गोल के पीछे लग जाते हैं और उनको अचीव कर लेते हैं। सक्सेस तभी मिलती है जब आप हार्ड वर्क करते हैं, जब आप पहला कदम रखते हैं और पहले कदम से सीढ़ी चढ़ना शुरू करते हैं और आखिर तक जाते हैं। तो इसी कहानी की आज सच्ची मिसाल हमें नज़र आ रही है। मेरे साथ इस वक्त जो शो में मेहमान मौजूद हैं, उनका नाम रहमान शाह है। वेलकम करते हैं उनको शो में। और रहमान ने जो अपनी ज़िंदगी की स्ट्रगल है, वो अगर हम पीछे चले जाएँ तो आज से 12 साल पहले एक रेस्टोरेंट में एज अ वेटर काम करना शुरू किया, फिर कुछ रेस्टोरेंट्स में काम करते रहे, उस सारे काम को सीखा, और उसके बाद जो है वो एक पहले रेस्टोरेंट का स्टार्ट लिया, छोटा स्टार्ट किया, बड़ा स्टार्ट किया, क्या जर्नी रहा और आज कहाँ तक पहुँच चुके हैं, ये रहमान की ज़बानी पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमान साहब, कैसे हैं आप? सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए, वेलकम टू द शो। शुक्रिया आपने वक्त दिया। अच्छा रहमान, अभी हम जैसे बाद में कहानियाँ सुनाती हूँ अपने शो में रोज़ाना, और उसमें सबसे ज़्यादा हम बात यही करते हैं कि जब आप हार्ड वर्क करते हैं, जब आप जो है किसी मकसद के पीछे लग जाते हैं, तो आप ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। आपने ये जो आज माशाल्लाह आप जहाँ तक पहुँचे हैं, वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब, आज हमारे साथ उबैद अकील मौजूद हैं और एक इंस्ट्रूमेंट के साथ मौजूद हैं। अब ये जो सामने आपको देख के लगेगा, मास्टर में दिखाएं तो लगेगा कि जी टेबल रखा हुआ है उबैद के आगे, है ना, और लग नहीं रहा के इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन ये जब आप इसका साउंड सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई कितना खूबसूरत साउंड है। और इसको वही वाली बात है ना कि जिन लोगों के पास स्किल होता है, जिन लोगों के पास हुनर होता है, वही जानते हैं कि इन चीज़ों को कैसे यूटिलाइज़ करना है। तो इसका नाम आपने मुझे बताया था काजून। इसका बेसिकली एक नेम नहीं होता इसका, इसके बॉक्स मुख्तलिफ नाम्स हैं इसके, और इसको वैसे कैजॉन कहते हैं। कैजॉन कहते हैं, और ये अफ्रीका से बिलोंग करते हैं ये इंस्ट्रूमेंट ना। सही सही सही। तो बस अब ये है कि पीरू एक गांव है वहाँ पे, तो वहाँ से ये अफ्रीका से जो है ये बिलोंग करता है, और वहाँ पे जो है ना कुछ अफ्रीकन्स ने इसको फ्रूट के जो मतलब बॉक्सेस होते हैं उससे इसको क्रिएट किया था। सही। मतलब कि उसको वहाँ पे तो आपको पता है कि म्यूज़िक की बहुत ज़्यादा, तो इसलिए वहाँ पे इसको क्रिएट किया गया। जब क्रिएट किया गया तो फिर मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में इसका मतलब आपको पता है वायरल होता है, फिर वो वायरल हुआ, तो फिर एक इसको म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट का नाम दे दिया गया है, मतलब कैजॉन। ठीक, ज़बरदस्त जी। तो ये कितना पुराना है उबैद? ये इसको 18 बरस तो हो गए हैं अभी तक। मतलब ये बहुत पुराना इंस्ट्रूमेंट है, मगर ये वायरल नहीं था, लोगों को पता नहीं था इसके बारे में, और अभी तक काफ़ी लोगों को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। जब ये रखा हुआ होता है तो ऐसा लगता है कि ये टेबल है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अभी तो हमें भी, तो ज़रा बताएं इसका साउंड वगैरह कैसा है क्या, और आपसे इसके बारे में और भी हम जानते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले तो ज़रा चेक तो करें भाई है क्या, बताएं उबैद।
वाओ वेरी नाइस। बीट तो वाकई आप बिल्कुल फ़र्क नहीं लग रहा कि आप जो है ना वो। अच्छा, मैं सवाल मेरे दिमाग में आया जब आप इसको प्ले कर रहे थे, पाकिस्तान में ऑफिशियल म्यूज़िक में या बैंड्स में इसको हम कहीं यूज़ होता हुआ देख रहे हैं कैजॉन को या नहीं? बिल्कुल, हम अभी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो हो गया है, ये कैजॉन जो है वो हर बैंड्स में आपको नज़र आ रहा होगा। अच्छा, सही है। पहले जो है वो दरबूका यूज़ किया जाता था, ड्रम्स के बाद दरबूके पे लोग, दरबूका वो है ना जो गोल सा जी रखा बिल्कुल, होता है, अरबिक, ऊपर नीचे एक जगह ऊपर से प्ले करते हैं, वो भी अफ्रीकन इंस्ट्रूमेंट वो भी अफ्रीकन, मतलब हाँ, उसको ज़्यादातर जो है वो अरबिक से वो किया जाता है। हाँ। सही है। तो बैंड जो है ना वो ज़्यादातर बहुत परेशान होता था कि हम ड्रम्स को कैरी कैसे करेंगे। बिल्कुल ऐसा तो ही फिर वो छोटे से सेशन के लिए जो है वो दरबूका यूज़ होने लगा, और दरबूके के बाद जो है फिर ये कैजॉन आया है। तो कैजॉन जो है ना बहुत ज़्यादा वायरल हो चुका है, वो हर बैंड में आपको नज़र आ रहा होगा सही एक अनप्लग के लिए। वो ज़ाहिर वो फिर कॉन्सर्ट्स वगैरह में आपको ज़ाहिर वो प्रॉपर सेटअप के साथ जाते हैं आप, तो उसके साथ फिर यूज़ होता है। अच्छा, आप अभी किस बैंड के साथ मुंसलिक हैं और म्यूज़िक में भी आप क्या कर रहे हैं? मैं अभी 3-4 बैंड्स हैं मेरे। जो मेरा अपना बैंड है वो खाकी है। सही है। हमने अभी अपने ऑफिशियल ट्रैक्स बनाए और हम गिग्स भी कर रहे हैं, कॉन्सर्ट्स भी कर रहे हैं। तो मतलब अभी जो है वो आपको पता है कि बैंड को टोटली जो है ना हम टाइम नहीं दे सकते, क्योंकि जॉब भी है, सब जॉब करते हैं। सही बात। तो इसलिए जो है वो पहले हम जो बैचलर थे तो वो बिल्कुल, तो अभी जो है वो आराम से काम चल रहा है। बाकी मैं कुछ आर्टिस्ट हैं पाकिस्तानी, उनके साथ काम कर रहा हूँ एज अ ड्रमर, एज अ परकशनिस्ट। तो बस अभी ऐसे ही चल रहा है। तो आपने अभी क्योंकि हम ना डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को देख रहे हैं अब आते हुए, जैसे हमने देखा कि पहले बहुत ख़ास किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स होते थे, 4-5 उन्हीं को हम देखते थे, वो नज़र आ रहे हैं जी। तो अभी कितना चेंज आ गया है म्यूज़िक में और कितनी बेहतरी आ गई है आपके? देखें, पाकिस्तान में ना म्यूज़िक की सेंस तो वैसी लोगों को नहीं थी। सही है। और हमारे जो पाकिस्तान के पहले जो जितने भी म्यूजिशियंस थे, अगर हम उनको याद करें तो वो एक अलग चीज़ थी। और उनको ही इंस्पायर होकर ना हम लोग जो है, जो छोटे जितने भी हैं, वो सब इसको देख के जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। सही है। अब कोशिश ये की जाती है बैंड्स में कि जो है ना नई से नई चीज़ें हम अपने बैंड्स में शामिल करें, ताकि अब पहले बिल्कुल नहीं था कि हम सैक्सोफोन अपने बैंड में, आपने कभी नहीं देखा होगा कि पाकिस्तानी बैंड्स जो है वो सैक्सोफोनिस्ट अपने प्लेयर्स रख रहा है, मगर अब जो है वो बहुत वायरल हो गया। सही है। सैक्सोफोन और ये कैजॉन, दरबूका, गिटार्स। अब वो नहीं है कि आप जो है आपके पास जो है वो ड्रम्स होना चाहिए, गिटार्स होना चाहिए, बेस गिटार होना चाहिए तो ही परफॉर्म करेगा सिंगर। अब सिंगर को प्रॉब्लम नहीं होती। अब सिंगर बोलता है कि भाई आप कैजॉन और मतलब गिटार्स और एक शो स्टार्ट। सही बिल्कुल है। चलें, ये भी अच्छा ना, थोड़ी जिद्दत आ गई है। पुराने इंस्ट्रूमेंट्स को लाके जो है वो जिद्दत आई है, ये भी एक अच्छी चीज़ है। तो वो एवोल्यूशन इस तरह से चलता रहता है। मिक्स एंड मैच, फ्यूजन भी करते हो आप इस पे? जी, मैं इसमें या कुछ इस तरह से फ्यूजन से मुझे याद आ गया। देखिए, फ्यूजन मैंने आपने कहा तो मुझे याद आई, मैंने ना काफ़ी जगहों पे ड्रम सर्कल्स बहुत किए हैं। सही है। ड्रम सर्कल्स जो है वो मैं स्कूल में एक टीच करता था, तो वहाँ पे जो है ना मैंने कुछ मेरे जो स्टूडेंट्स थे ना, तो उनको ना मैं दरबूका दे देता था। और मैं खुद ड्रम्स पे होता था। तो मैं ड्रम्स बजाता था और उनको बोलता था कि इस पे तुम लोग ये फॉलो करो बीट्स। तो वो ना बजा रहे होते थे ना, मुझे ना एक चीज़ एक वो हुई कि मैंने कि यार ये इतने सारे जो है स्टूडेंट्स हमारे साथ जो है वो मिलके बजा रहे हैं, तो मैं क्यों ना इसको एक पब्लिकली करूँ। तो मैंने एक स्कूल में जो है ना एक सेशन रखा और वो फ्यूजन किया ना बच्चों के साथ, तो बड़ा मज़ा आया। और फिर अब आपने देखा होगा कि हर जगह पे ड्रम सर्कल हो रहा है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज भी जो है वो ड्रम सर्कल बोलती हैं कि भाई हमें कोई म्यूज़िक नहीं चाहिए, हमें ड्रम सर्कल करवा दो। सही है ना। तो वो थोड़ा मज़ा आ रहा होता है। अब नई नई चीज़ें आ रही हैं तो ऐसे ही। सही। कुछ हमें भी नहीं सुना दो क्योंकि अब टाइम भी थोड़ा सा लगे, लेकिन बिल्कुल आपने हमें ऐसे नहीं जाने देंगे। आपको मज़ा आ रहा है, एंजॉय करेंगे आपके साथ साथ। अभी हम क्या सुनने जा रहे हैं? अभी मैं आपको जो है ना वो एक फ्री स्टाइल बीट बताऊंगा। इसमें जो है वो मुख्तलिफ बीट्स शामिल होंगी।